फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम के एपिसोड नंबर 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीज शाह, एपिसोड नंबर 21। सरदार ने गुस्से से दांत पीसे ये लोग अपने साथी को भी नहीं छोड़ रहे थे ताकि राज फाश ना हो। इसने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। इसका निशाना इतना पक्का था कि अंधेरे में भी हर गोली अपने हाथ को लग रही थी। एक करके डाकू गिरने लगे। इन्हें अंदाजा हो गया था कि सरदार से जितना मुमकिन है इसके बाकी साथियों में खौफ फैल गया था। वो नहीं चाहते थे कि सरदार इन्हें पहचान ले या इन्हें जिंदा पकड़कर इनसे मालूमात हासिल कर ले। बाको डाकू वहशी हो गया है, ये किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक आवाज़ सुनाई दी और बाकी डाकू को तेजी से अपने घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में गायब हो गए। सरदार ने इत्मीनान का सांस लिया। खतरा टल चुका था। इसने जल्दी से अपनी बंदूक जमीन पर रखी और दुआम की तरफ भागा। दुआम मेरी जान, तुम ठीक हो? वो पत्थर के पीछे पहुंचा और इसे बेहोश देखकर इसका दिल सीने में दग से रह गया था। सजन सही आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ है? और परेशानी से इसका जिस्म टटोलने लगा। कहीं कोई गोली या कोई जहरीला असर, लेकिन ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इसने दुआम का चेहरा अपने हाथों में लिया। बारिश की बूंदें इसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन सरदार को सिर्फ दुआम की बेहोशी नजर आ रही थी। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और सांसें मध्यम थी। इसे लगा जैसे इसे अपनी सांसें भी रुक रही हूँ। ये मंजर इसके लिए हर खतरे से ज़्यादा खतरनाक था। इसके लिए दुआम ही सब कुछ थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो सरदार दूसरी सांस भी नहीं ले पाता। इसका दीवानापन, इसकी मोहब्बत, इसकी सारी दुनिया दुआम में समाई हुई थी। मेरा सजन साई, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसने इसे हिलाया, इसके गालों पर थपथपाया, लेकिन दुआम बेहद सो हरकत थी। सरदार ने इसे अपनी बाहों में उठाया। इसका जिस्म बारिश में भीगकर ठंडा हो चुका था, लेकिन सरदार के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। इसने दुआम को मजबूती से अपने सीने से लगाया और तेजी से कबीले की तरफ चल पड़ा। बारिश अब भी हल्की हल्की जारी थी और सरदार की आंखों में आंसू बारिश के पानी में घुल मिल रहे थे। वो इसे हर हाल में बचा लेगा, चाहे इसके लिए इसे अपनी जान भी देनी पड़े। बारिश अब भी हल्की हल्की जारी थी जब सरदार दुआम को अपनी बाहों में उठाए कबीले की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। हर कदम पर इसे दुआम की बेहोशी और इसके ठंडे जिस्म का एहसास हो रहा था। कबीले की दाखिली रास्ते पर बाला और झुमरू बेचैनी से इसका इंतजार कर रहे थे। इनके चेहरों पर परेशानी साफ आया थी। जैसे ही उन्होंने सरदार को दुआम को उठाई देखा, वह दोनों तेजी से इसकी तरफ लग गए। सरदार, क्या हुआ? दुआम को क्या हुआ? बाला की आवाज़ में खौफ था। हमला हुआ है, सरदार ने हाँफते हुए जवाब दिया। इसकी नजर दुआम के चेहरे पर जमी हुई थी। ये पुलिस वाले नहीं थे, कोई और है जो हमारी तरह ही किसी गिरोह का मालिक है। शायद हमसे ज़्यादा अपनी दहशत फैलाना चाहता है, इसलिए मुझ पर हमला किया है। इसका मकसद मुझे जान से मारना था और कुछ भी नहीं। वो दुआम को लेकर ऊपर की तरफ अपने कमरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। बाला और झुमरू इसके पीछे थे। इसने इस तरह का कोई गिरोह है, हमने तो सुना तक नहीं। झुमरू ने परेशानी से सरदार को बताया, सुना नहीं, लेकिन इस तरह का गिरोह है और इन लोगों का मकसद मुझे मारना है। शायद वो अपनी दहशत फैलाना चाहते हैं। सरदार ने झुमरू की तरफ मुड़कर देखा था, किसी डॉक्टर को लेकर आओ, दुआम को होश नहीं आ रहा। झुमरू फौरन वहीं से पलट गया जैसे इसे कोई बिजली का झटका लगा हो। बाला ने सरदार के कमरे का दरवाजा खोला और तेजी से दुआम के लिए तकिया रखा। सरदार ने दुआम को एहतियात से बिस्तर पर लिटाया। इसका चेहरा अब भी जर्द था और खौफ से अब भी कांप रही थी। इसका पूरा जिस्म बुखार की शिद्दत से कमकमा रहा था। इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। सरदार ने बेकरारी से इसके माथे पर हाथ फेरा। इसके लबों पर दुआम का नाम था। इसे लग रहा था जैसे इसे इसकी अपनी जान निकल रही हो। झुमरू न जाने कहाँ से डॉक्टर को पकड़ कर ले आया था, लेकिन तकरीबन 20 मिनट के बाद ही इसके साथ एक बड़ी उम्र की डॉक्टर मौजूद थी जो फ़ौरन ही इसका चेकअप करने लगी। अब यहाँ से बाहर चले जाए, मुझे इनका ठीक से चेकअप करने दीजिए, डॉक्टर ने इन लोगों से कहा, जबकि सरदार तो जाने को तैयार ही नहीं था। लेकिन बाला इसे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले गया। सरदार डॉक्टर थोड़ी देर अंदर इसे चेक करती रही। फिर बाला आकर बताने लगी। इसके चेहरे पर एक संजीदा मुस्कुराहट थी। वो बहुत ज़्यादा डर गई हैं, बहुत ज़्यादा घबरा गई हैं और ऐसी हालत में इनका डरना घबराना ठीक नहीं है। बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के शुरू दिनों में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जितना हो सके इन्हें डर से दूर रखें। खुदा के लिए इन्हें ना तो टेंशन दे और ना ही डराएं। इनकी हालत देखिए, वो नींद में भी कांप रही हैं। मैं जानती हूँ आप लोग दिक्कत हैं, लेकिन फिर भी आप बाप बनने वाले हैं। आपको इनका ख्याल रखना होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह की सख्ती इनके और इनके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा साबित हो सकती है। डॉक्टर की आवाज़ में नरमी और ताकीद दोनों थी। इनके खाने पीने और डाइट का खास ख्याल रखें और इनका प्रॉपर चेकअप करवाएं। डॉक्टर से देखते हुए बोले जा रही थी, जबकि सरदार भी यकीनी से सुन रहा था। वो बाप बनने वाला था, इस बात की तो इसे खबर तक नहीं थी और वो यकीन से कह सकता था कि दुआम भी इस बारे में हरगिज़ कुछ भी नहीं जानती थी, वरना वो इसे कोई ना कोई इशारा तो ज़रूर देती। इसके दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। खौफ और परेशानी की जगह एकदम से नाकाबिले यकीन खुशी और मोहब्बत ने ले ली। इसकी आंखों में नमी सी आ गई। ये कैसा मौजज़ा था। अभी शुरू के दिनों की प्रेगनेंसी है ये, इसलिए एहतियात ज़्यादा कीजिए। किसी तरह की बेहतियाती आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। ये दवाइयाँ और चेकअप मैंने लिख दिया है, आप बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, कल ही इनका चेकअप करवाइएगा। डॉक्टर से एक पर्ची देते हुए बोली, जो इसने फ़ौरन ही थाम ली थी। जबकि बाला और झुमरू की तो मुस्कान ही नहीं छुप रही थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनका सरदार बाप बनने वाला है। इनके कबीले में बच्चा आने वाला है, वो भी सरदार का बच्चा। ना तो इन लोगों ने ऐसा सोचा था और ना ही इनकी सोच अभी तक इस तरफ गई थी। तभी तो ये बात इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी दे रही थी। ये इनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। झुमरू तो डॉक्टर को पूरी इज्जत के साथ वापस छोड़कर आया था। सरदार की आंखों में एक नई चमक थी। इसके दिल में दुआम और अपने आने वाले बच्चे के लिए बेपनाह मोहब्बत और हिफाजत का जज्बा जाग उठा था। अब इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इन दोनों की हिफाजत था। तो हम की आंखें खुली तो हर तरफ गोलियों चलने की आवाज़ इसके कानों में गूंज रही थी। इसने खौफजदा होकर अपने हाथ में देखा। इससे लगा जैसे इसके हाथ खून से लथपथ है और सरदार को गोली लगी है। वो डर कर उठ बैठी। इसका चेहरा पसीने से
यार बूढ़ था और सांसें बेतरतीब थी। इसकी नज़र दीवानावार सरदार को तलाश कर रही थी। सज्जन साई मेरी जान तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? सरदार इसके करीब ही बैठा था। इसने फ़ौरन तोम को परेशान देखकर इसका हाथ थाम लिया था। तोम ने इसे अपने सामने बैठा देखा तो एक लम्हे के लिए इसकी सांसें थम गई। वो अगले ही लम्हे इसके सीने से लगकर बुरी तरह से रोने लगी थी। इसके आंसू सरदार के कपड़ों पर गिर रहे थे। इसका जिस्म अब भी खौफ से कांप रहा था। तोम के भीगे कपड़े डॉक्टर के आने से पहले ही बदल चुका था, लेकिन फिर भी वो ठंड और खौफ से कांप रही थी। सरदार ने इसे अपने करीब किया, इसके सर पर नरमी से हाथ फेरा। मैं ठीक हूँ मेरी जान, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देखो तुम्हारे सामने हो, तुम भी बिल्कुल ठीक हो और हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। इसने दुआम को अपने हिसार में लेते हुए इसके पेट पर नरमी से हाथ रखा। बच्चे वाली बात सुनकर दुआम हैरान रहेगी। इसके तो वह गुमान भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। इसने हैरत से अपने मुंह पर हाथ रखा और सरदार को देखा। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। इसका चेहरा शर्म से शुरू हो चुका था। सरदार मुस्कुराते हुए इसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ मेरी जान, ये सच है, तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाबा। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हम बहुत जल्द एक बहुत सी प्यारे से बच्चे के वालिदैन बन जाएंगे। सरदार की आवाज़ में बेपनाह मोहब्बत और खुशी थी। अभी थोड़ी देर पहले जो डॉक्टर तुम्हें चेक करने आई थी ना, वो बता रही थी कि अब हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। मुझे तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा और कल हम दोबारा से डॉक्टर के पास जाएंगे। बल्कि कल हम डॉक्टर को यहाँ बुला लेंगे जो तुम्हारा प्रॉपर चेकअप करेगा। तो मैं प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट और दवाइयाँ लिख कर दी हैं जो हम कल से शुरू कर देंगे। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और देखो मुझे भी कुछ नहीं हुआ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो सिर्फ एक नाकाम हमला था और कुछ भी नहीं। कल तक सारी मालूमात मिल जाएगी, वो लोग कहाँ से आए थे और हम पर हमला क्यों कर रहे थे। फिक्र मत करो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। वह नरमी से समझा रहा था। इसके बालों में उंगलियाँ फेर रहा था, लेकिन हमले को याद करते हुए दुआ में एक बार फिर से परेशान हो गई। इसकी नज़रें सरदार के चेहरे पर जम गई थी। लेकिन डाकू जी, आप तो कह रहे थे कि आपकी इस तरह किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कि कोई आपको जान से मारने की कोशिश करे। तो वो कौन लोग थे? वो हमें मारना क्यों चाहते थे? इसकी आवाज़ में अब भी खौफ की झलक थी। बुज़दिल थे वो लोग और बुज़दिलाना हमला ही किया है इन लोगों ने। तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम भी बिल्कुल ठीक हो। सरदार ने इसे देखते हुए समझा रहा था। इसके चेहरे पर नरमी थी, लेकिन डॉम नफी में सर हिलाती अजीब से अंदाज में इसे झांकने लगी। कभी इसके गर्बान को, कभी इसके कंधे को। वो अजीब से अंदाज में इसे देख रही थी जैसे कोई जख्म तलाश कर रही है। इसकी आंखों में अब भी खौफ था। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सज्जन साई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सरदार ने इसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। वो सिर्फ बुज़दिल लोग थे और उन्होंने बुज़दिलों की तरह हमला किया है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ है। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। बाकी तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। कल सुबह होने से पहले ही हम इन लोगों के बारे में पता लगवा लेंगे। इसकी आवाज़ में पुख्तगी थी। दुआम ने इसकी बात सुनी तो इसकी आंखों में आंसू भर आए। इसीलिए मैं आपको मना करती हूँ ये काम करने से। इसीलिए मैंने आपको कहती हूँ कि ये गलत काम है। आपने मुझसे गाड़ी में वादा किया था कि अगर आपको इस काम की वजह से कोई भी नुकसान पहुंचा तो आप ये काम छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए डाकू जी, छोड़ दीजिए। इस काम में कुछ भी नहीं रखा। हम नहीं कर सकते किसी की मदद। हमारी अपनी भी एक ज़िंदगी है, हमारी भी दुनिया है। अगर इंसान की अपनी जान चली जाए तो वह किसी दूसरे की क्या ही मदद करेगा। इसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। इसने सरदार के सीने पर सर रख दिया था। इसका जिस्म अब भी लड़ रहा था। ये लोग आपको जान से मारने के लिए आए थे। अगर आपके पास पिस्तौल ना होती या हमारे पास गाड़ी ना होती तो यकीन करें हम लोग मर चुके होते। तो हम की आवाज़ में खौफ और गुस्सा दोनों थी। वो अचानक सर उठाकर सरदार को देखने लगी। इसकी आंखों में अपनी और अपने आने वाले बच्चे की ज़िंदगी की फिक्र साफ झलक रही थी। छोड़ दीजिए ये सब कुछ। वो लोग आपको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बीवी बच्चे सब खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं। और आज भी कुछ नहीं हुआ। देखो कोई एक जख्म भी नहीं आया, कोई गोली नहीं लगी तुम्हारे शोहर को। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर इस काम में मुझ पर कोई गोली चली या फिर मैं जख्मी हुआ तो मैं ये काम छोड़ूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो यानी कि मैं अपने वादे को पूरा कर रहा हूँ। सरदार ने इसे अपने करीब करते हुए इसके बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए बोला, मतलब कि आप ये चाहते हैं कि ये काम छोड़ने के लिए मैं आपके जख्मों का इंतजार करूँ? दुआम चिल्लाई थी। इसकी आवाज़ में तकलीफ और गुस्सा दोनों थे। हाँ मैं यही चाहता हूँ कि मुझे ये काम छुड़वाने के लिए तुम मेरे जिस्म पर बनने वाले किसी जख्म का इंतजार करो, क्योंकि जब तक ये साबित नहीं होता कि ये काम मेरे लिए खतरनाक है तब तक मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। सरदार की आवाज़ में एक अजीब सी जिद थी। बाकी आप बहस मत करो, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे मेरी खुशी को पूरी तरह से जीने दो। इसे थामकर वापस अपने सीने से लगाते हुए बोला। वो इसका दर्द समझ रहा था, इसके डर को महसूस कर रहा था, लेकिन इसके डर की वजह से वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला था जो इसके असूल के खिलाफ हो। वो जानता था कि वो जज्बाती हो रही है, लेकिन इसकी जज्बाती कैफियत को वो खुद पर हावी नहीं कर सकता था। इसकी नज़रों में एक पुख्ता आज़म था। वो दुआम की हिल्तजा के बावजूद डगमगा नहीं रहा था। पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। सबको पता चल चुका था कि सरदार बाप बनने वाला है। हर कोई खुशी मना रहा था। ये इन लोगों की कोई छोटी सी बात ना थी, ये इनकी सरदार की नस्ल की खुशी थी। सरदार अगली नस्ल की सरदार की खुशी। हर कोई खुश था, जबकि दुआम की तो खबर भी नहीं थी कि नीचे कबीले में क्या हो रहा है। इसे आराम की टैबलेट देकर वो इसे सुलाकर नीचे चला गया था। इसकी तो आंख ही काफ़ी देर से खुली थी। वो जागी तो काफ़ी देर तक छत को ही घूरती रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात का धुंधला सा मंजर इसकी आंखों के सामने था। ज़्यादातर कहीं जहन के पर्दों में छुप गया था। वो नीचे आई तो सबको एक साथ बैठे देखा। सब हंसी मजाक में मसरूफ थे, यहाँ तक कि मिठाई का सिलसिला भी चल रहा था। इसके आते ही बाला भागकर इसके लिए कुर्सी लेकर आया। उस पर आरामदा गद्दा बिछाया था। आओ दुआम बैठो, आराम से बैठो। अब से तुम यहाँ नीचे सिर्फ आराम करने के लिए आओगी। खबरदार जो किसी काम को हाथ लगाया तुमने, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम करो, तुम्हें जो भी चाहिए हमें बताओ, हम तुम्हें ला कर देंगे। बल्कि तुम्हें बिस्तर से उठने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम यहाँ पर भी मत बैठो, तुम ऊपर जाओ, वहीं पर बैठो। यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, तुम्हें यहाँ नीचे नहीं बैठना चाहिए। डॉक्टर थोड़ी ही देर में आएगी, वो तुम्हारा मुकम्मल चेकअप करेगी। वो इसे देखते हुए बता रहा था, जो कि बाला की एक्साइटमेंट पर इसे शर्म और हया आ गया था। इससे तो नजरें ही नहीं उठाई जा रही थी।
जब सख्त पत्थर के पीछे से सरदार निकलता हुआ इसके सामने आया, इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। इसे सामने से आते देखकर इसे जैसे सुकून मिला था, जैसे वो हर किसी के सवालों से बच गई हो। वो इसके करीब आकर रुकते इसे अपने आगोश में ले चुका था। जबकि इसने शर्म से नजर झुका ली तो सरदार ने इसके मजीद अपने करीब किया था। वो सब लोग बारी बारी ने मुबारकबाद दे रहे थे, जिसे सरदार खुलकर वसूल कर रहा था। वो तो बहुत ज़्यादा खुश नजर आता था, जबकि खुश तो दुआम भी बहुत थी। आखिर खुश क्यों ना होती, औलाद का सुख मिलना कोई आम सी बात तो नहीं थी। सदा जश्न होना चाहिए, बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। आखिर तुम बाप बनने वाले हो, अल्लाह मुबारक, अल्लाह पाक तुम्हारे घर में रौनकें लगा रहा है। हमें तो बहुत बड़ा जश्न मनाना है। इस बात पर एक डाकू ने इसे देखते हुए कहा था, हाँ बिल्कुल, अब तो हमारे पास जश्न मनाने की वजह भी है, बहुत बड़ा जश्न करें। दूसरा डाकू भी जोर से बोला था, जबकि जुमरू भी काफ़ी परजोश हो गया था, जिस पर सरदार हल्का सा मुस्कुरा दिया। जो दिल करता है वो करो, बस सरदारनी का ख्याल रखना, इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वरना इसने आगे कुछ नहीं कहा था। हाँ, लेकिन वो इसके वरना से बहुत कुछ समझ गए थे। हाँ सरदार, तुम फिक्र मत करो, हम सरदारी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ये जश्न कबीले से बाहर ही होगा। अगर कोई फायरिंग वगैरह की भी तो वो कबीले से बाहर करेंगे। कबीले के अंदर तो बस मेला लगेगा। बाला ने फ़ौरन से बेफिक्र किया था, मेला, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, मेरी सजन साई भी मेला इंजॉय कर लेगी। तुम लोगों ने अक्सर गाँव के मेले देखे होंगे, लेकिन हमारे कबीले में भी मेले लगते हैं और बहुत कमाल के लगते हैं। दिल खुश हो जाएगा सजन साई। वो इसे इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे कुर्सी पर बिठाया, खुद बाला को इसके करीब ही चारपाई लाने का इशारा कर चुका था, जिस पर बाला फौरन ही चारपाई इसके करीब बिछाने लगा। वह सब लोग बहुत खुश थे। आज तो सरदार की खुशी की कोई इंतहा ही न थी। इसके चेहरे पर बाप बनने की खुशी नुमाया थी। इसके चेहरे से ही अंदाजा लगा सकते थे कि इस चीज़ ने इसे कितनी खुशी दी है, जबकि इसे कोई जख्म नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब साफ था कि कल इसे सच में कोई चोट नहीं लगी थी, और ऐसा था तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती थी। लेकिन वो सरदार को रोकेगी कैसे, ये बात वो समझ नहीं पा रही थी। वो हर मुमकिन कोशिश से इसे मना चुकी थी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो जितना इसे काम से दूर रखना चाहती थी, वो इतना ही सारे कामों में दस्ता चला जा रहा था। शायद इसे इस काम से मना करना इसकी बस की बात ही नहीं थी, और फिर वो कोई गलत काम तो कर नहीं रहा था, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं सही काम में भी इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। सुबह शर्मिला खाला वापस आई तो दरवाज़ा रियान ने ही खोला। इसे देखते ही शर्मिला खाला ने शर्मा का चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया, जबकि रियान को भी कल वाला वाक़या याद आ गया था, जिस पर वो कुछ शर्मिंदा हो गया था। लेकिन इन्हें शर्माते देखकर तो वो हंसा आजिज़ आ गया था। अब ये क्या नया ड्रामा लगा लिया है। हाला बाद में शर्मा लीजिएगा, पहले अंदर आ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वो इन्हें देखते हुए दरवाजे से अंदर करके दरवाज़ा बंद कर चुका था, जबकि खुद वो अपनी यूनिफॉर्म पहन चुका था। मतलब साफ था कि वो जाने की तैयारियों में था। रियान बेटा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? लगता है रुबाब तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, कुछ ही दिनों में कितने खिल गए हो। वो अंदर आते हुए मज़ाहिया अंदाज में बोली तो रियान ने इन्हें देखकर नफ़ी में सर हिलाया था। जी हाला, बस आपने कल ही देख ही लिया था कि वो किस तरह से मेरा ख्याल रखती है, तो बस ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। वो तो है, मेरी शक्ल से ही आपको पता चल चुका होगा। इस दफ़ा वो भी ज़रा बेशर्मी से बोला तो हाला जो इसे छेड़ने का इरादा रखती थी, बस दांत दिखाकर अंदर चलेगी, जबकि वो भी इनके पीछे ही आया था। अरे ख्याला क्या हुआ, आप इस तरह से बात क्यों रही हैं? आइए ना, मैं आपको ठीक से बताता हूँ अपनी तबीयत के बारे में। अब इतना खुल गया हूँ तो खुलने की वजह भी तो आपको पता होनी चाहिए ना। मेरी माँ बहन को इतना खुला हुआ नहीं लग रहा, मैं इतना खिला हुआ नहीं लग रहा जितना आपको लग रहा हूँ। तो आइए आपको भी वजह बताता हूँ, और फिर आपको कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है वजह जानने की। वैसे तो एक वजह आपने कल भी देखी थी, बाकी भी अगर आप चाहें तो वजह जान सकती हैं। कमरे का दरवाज़ा अब से मैं खुला ही रखूँगा। वो इन्हें किचन में छुपते देखकर कहने लगा, जबकि बेला अपनी खिलखिलाहट को रोकती रबाब को कुंडी मार रही थी, जो शर्म से सुरख हो रही थी। अम्मी सो रही थी, मतलब साफ था कि रियान को खुलकर मौका मिल गया है शर्मिला हाला को शर्म दिलाने का। अल्लाह कैसे बेशर्म इंसान है, मैं तो बस ऐसे ही तंग कर रही थी, ये तो सब पीछे ही लग गया है मेरे। लगता है अब पूरी फिल्म दिखाकर ही सुकून से बैठेगा ये लड़का। शर्मिला हाला अंदर दाखिल होते हुए जल्दी से सिंक में पड़े बर्तन धोने लगी थी, जबकि बेला हंस कर पागल हो रही थी। वहीं रुबाब को अपना वहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल लगने लगा था। दिल तो चाह रहा था कि वहाँ से भाग निकले। जाने से पहले एक कप और चाय का पीऊँगा मैं। वो किचन में हल्की सी दस्तक देते हुए बोला तो हाला जो तेज बर्तन धो रही थी उछल कर रह गई, जबकि रुबाब जल्दी चाय बनाने के लिए पतीली रखने ही लगी थी कि बेला ने इसे एक साइड पर कर दिया। रुक जाओ प्यारी भाभी, सारी ज़िंदगी तुमने ही करना है, थोड़ा सब्र से काम लो, मुझे फिलहाल करने दो। प्यार से बोली थी, सारी ज़िंदगी मैंने ही करना है तो एक कप चाय बनाने से क्या हो जाएगा। जाओ तुम अपनी जाने की तैयारी करो, तुम्हारा भाई तैयार हो चुके हैं। वो ज़बरदस्ती से बाहर भेजने लगी तो अब की बेला कंधे उचका चुकी थी। वो इसे शहजादी की तरह रखना चाहती थी, लेकिन रुबाब का मूड ही नहीं था शादी की शुरू दोनों की बादशाहियत एंजॉय करने का। तो अब वो कितना ही से रोक पाती। ये बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी बहुत हेल्दी है। बाकी मैंने सारे चेकअप कर लिए हैं, रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी तो आपको सब कुछ कल ही पता चल जाएगा। बस जो डॉक्टर ने कहा है आपको डाइट वगैरह लिख कर दी है, वो आज से ही आप इन्हें शुरू करवा दें। डॉक्टर पूरा चेकअप करने के बाद इसे बता रही थी। ठीक है डॉक्टर, मैं आज से ही इसकी मेडिसिन शुरू करवा देता हूँ। बाकी रिपोर्ट्स लेने के लिए मैं भेज दूँगा किसी को, और आपको भी बार बार शायद तकलीफ देनी पड़ेगी। वो डॉक्टर की फीस अदा करते हुए कह रहा था, जी आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊँगी, कोई मसला नहीं है। बाकी इनकी डाइट का खास ख्याल रखिएगा। प्रेगनेंसी के स्टार्ट में बिल्कुल भी कोई गर्म चीज़ इनके लिए नुकसानदार साबित हो सकती है, जो आपने इनको नहीं देनी है। बाकी आपने कहा कि आप मजीद चेकअप के लिए 1-1.5 हफ्ते के बाद आएंगे, तो वो भी मसला नहीं है। आप जब चाहे मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं सारे इंतजाम करवा दूंगी। बस इनका बहुत सारा ख्याल रखें, और सिर्फ इन्होंने आपका ख्याल ही नहीं रखना, आपने खुद भी अपनी केयर करनी है। एक माँ से बेहतर अपनी औलाद का ख्याल और कोई नहीं रख सकता है। माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे आपकी शक्ल से ही काफ़ी लापरवाह सी लग रही है। वो अचानक बोली तो मुँह बनाकर रह गई थी। वह ऐसे कैसे कह सकती थी कि वो लापरवाह? इसने सरदार को घूर कर देखा, ये कैसी डॉक्टर लेकर आया है वो, जो इसके सामने खड़ी होकर इसकी बीवी को लापरवाह कह रही थी।
नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है। हमारे बच्चे के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, वो अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा शरारती है, लेकिन लापरवाह मेरी दुआ में लापरवाही नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो इसे खुश करने के लिए हाथ से बढ़ चढ़ कर बोल रहा था, बस इसके लबों पर मुस्कुराहट आ जाए, इसे और कुछ नहीं चाहिए था। जबकि इसकी बात पर दुआम ने ज़रा गर्दन टेढ़ी की थी। मैंने कहा था सरदार साहब, ये शक्ल से ही लापरवाह लग रही है, तो आपको कुछ कहने की या सफाई देने की ज़रूरत नहीं। हम डॉक्टर पेशेंट्स को अंदाजे से समझ जाते हैं कि वो किस तरह की तबीयत का मालिक है। पहला बच्चा है, एहतियात ज़्यादा करनी होगी, मस्तियाँ ज़रा छोड़नी होंगी। वो अभी इसे देखते हुए हिदायत दे रही थी, जबकि वो इसे घूरे जा रही थी। मैं बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूँगी, वो डॉक्टर को देखते हुए बोली थी, जिस पर डॉक्टर ने हल्का सा हाँ में सर हिलाते हुए इसके गाल को खींचा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी बात पर अमल करोगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शक्ल से ही हाँ मैं शक्ल ही से ही बहुत ज़्यादा लापरवाह लगती हूँ, आप बता चुकी हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। इसका तो मूड ही ऑफ हो गया था, लेकिन गुस्सा वो डॉक्टर पर नहीं बल्कि डॉक्टर के जाने के बाद अपने शोर पर निकालने वाली थी कि जब डॉक्टर इसकी बेइज्जती कर रही थी तब वो खामोश क्यों खड़ा था। इसने डॉक्टर को कुछ कहा क्यों नहीं, इसने इस डॉक्टर को बताया क्यों नहीं कि वो बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। मस्तियाँ मजाक अपनी जगह, लेकिन कोई भी आकर इसकी बेइज्जती कर जाएगा तो क्या किसका शोर बस खड़ा होकर सुनता रहेगा। डॉक्टर मजीद हदायत देते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई थी, जबकि वो मुंह बनाते हुए डॉक्टर की नकल उतारती बेड के कोने से टेक कर लगाकर बैठ गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन निकालती कि इस पर सरदार तो बाहर चला गया था। पता नहीं आबद को मेरे बेटे अजान ने क्या बताया था, मुझे तो वो ऐसा कुछ नहीं बता रहा, बल्कि कह रहा है कि वो तो किसी डाकू को जानता ही नहीं और ना ही इसको किसी रात के बारे में कुछ पता है। मैंने बस इससे पूछा कि तुम आबद को अंकल को बता रही थी कि तुमने खुद अपना बस्ता चोरी करवाया, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। कहता है बस्ते में इसके फेवरेट कलर्स भी थे, उसके बहुत वो ऐसा रोना शुरू हुआ कि हद नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसने आबद को मन गलत कहानी बनाकर सुना दी है। इसे तो किसी चीज़ की कोई खबर ही नहीं। सीनियर अफसर के सामने बैठा बोल रहा था कि रिया ने कंधे उचका दिए थे, जैसे पहले ही जानता हो कि क्या होने वाला है। जी सर, मैंने आपको बताया था ना कि इस उम्र के बच्चे खुद ही कहानियाँ बनाते रहते हैं। चले छोड़े इन बातों को, मुझे खुद ही खबर मिली है कि कल रात डाकू के आपस में कोई लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी फायरिंग हुई है। कबीले की पिछली तरफ एक गाड़ी भी मिली है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, जबकि एक गाड़ी खाई के नीचे की तरफ मिली है। 2 इंतहाई जख्मी लोग मिले हैं। लग तो डाकू ही रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो इन्हें होश आया है और ना ही वो बिल्कुल महफूज है। अगर इनको होश आता है तो हम कोई ना कोई मालूमात लेने में कामयाब हो जाएंगे, फिर आपको इंशाल्लाह इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। वो इसे देखते हुए बताने लगा, जिस पर इसने हाँ में सर हिलाया था। हाँ इंस्पेक्टर अकरम, मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि कल के कुछ डाकू तुम्हारे हाथ लगे हैं। कौन है वो लोग और कौन से इलाके के डाकू हैं? आपस में डाकू के गिरोह का झगड़ा क्यों हुआ? कोई खास बड़ी वजह है या फिर कोई अलग अलग 2 गिरोह है? सर मैंने बताया ना, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 आदमी पकड़े गए हैं, काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। अगर बच भी गए तो मेरा नहीं ख्याल कि जल्दी होश में आएंगे और ना ही जल्दी कुछ बता पाएंगे। ये भी नहीं कह सकते कि अलग गिरोह के लोग हैं या एक ही गिरोह के सारे लोग हैं। हाँ, लेकिन इनमें से एक सरदार की गाड़ी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमला सरदार की गाड़ी पर ही किया गया हो, लेकिन ना तो नंबर प्लेट है और ना ही मजीद गाड़ी की कोई मालूमात निकली है। हम इसे सिलसिले में डाकू पर उंगली नहीं उठा सकते। ये तो हमारा अपना ही अंदाज़ा है कि वो गाड़ी डाकुओं की है और फिर वहाँ पर बंदूकों का ज़ायाशुदा बारूद भी बहुत मिला है। बाकी मजीद मालूमात हम ले रहे हैं, अगर कुछ पता चलता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वो इसे देखते हुए उठ खड़ा हुआ था। वो सिर्फ खाना खाने के लिए ही पुलिस स्टेशन तक आया था। अभी इसे बहुत सारा काम था, जबकि अब सिर्फ हाँ में सर हिलाता इसे जाने की इजाज़त दे चुका था। ज़िंदगी में कभी इसने इन केसेस की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा था और ना ही कभी इनमें दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अपने घर में हुई चोरी की वजह से वो मजबूर हो गया था इन चीज़ों में दिलचस्पी लेने पर। वरना इससे पहले तो इसने पुलिस की नौकरी से जुड़कर कोई भी काम अपने हाथों से नहीं किया था और ना ही इसे कभी ज़रूरत महसूस हुई थी। इसे इसकी तनख्वाह मिल जाती थी, इतना ही काफ़ी था। बाकी जो गार वो रिश्वत से कर लेता था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही वो मुँह बसूरे बैठी थी। इसके इस तरह से मासूम से अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ था। दरवाज़ा बंद करते हुए बेड की तरफ कदम बढ़ाने लगा तो इसके पास पड़ा तकिया खींचकर सिरे मारा था। ओए होए मेरा भोला सा, इतना गुस्सा बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए इसके पास आ रहा था, जबकि इसने दूसरा तकिया भी उठाकर सिरे मारा था, जिसे फिरती से कैच करते हुए वो पीछे फेंकता इसकी तरफ मजीद कदम बढ़ाने लगा। वहीं रुक जाए सरदार डाकू जी, खबरदार जो मेरे पास आए। जब वो डॉक्टर मेरी बेइज्जती कर रही थी तब आप इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और अब आ गए हैं प्यार जताने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपके प्यार की, दूर रहे मुझसे। कैसे वो कह रही थी कि मैं शक्ल से ही लापरवाह लगती हूँ, आप इसकी बात पर मुस्कुरा रहे थे, हंसकर मुझे देख रहे थे, यानी कि इसकी बात की तायद कर रहे थे कि मैं वैसी ही हूँ जैसे वो बता रही है। कब लापरवाही की मैंने? आप बताएं ज़रा मुझे, कब लापरवाही दिखाई मैंने इस मामले में? बल्कि इस मामले में क्या, किसी भी मामले में मैं लापरवाह नहीं हूँ। मैं आपका बहुत ख्याल रखती हूँ, आपकी खिदमत करती हूँ, आपके हकूक़ पूरे करती हूँ, कभी आपको नाराज़ करके नहीं सोई और मुझे लापरवाह कहकर चली गई और आप हंस रहे थे। वो पास आया तो अगले ही लम्हे इसकी कमीज़ को पकड़कर इसे अपने करीब खींच चुकी थी, जबकि वो इसके इतने करीब आ गया था कि इसकी गर्दन पर अपने होंठ को हल्का सा हरकत देता हुआ इसके गालों को बारी बारी चूम गया था, जबकि इसकी बेबाकियों पर वो इसके कंधे पर हाथ रखती से थोड़ा सा खुद से दूर करने लगी, जिस पर सरदार ने मुंह बनाया था। आपको नजर नहीं आ रहा मैं आपसे नाराज़ हूँ? आप मेरी नाराज़गी को अहमियत देने के बजाय अपने मतलब पर उतराए हैं। वो इसके लबों पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर कर रही थी, जबकि सरदार इसके दोनों हाथों को थामते हुए अपने लबू से लगातार शिद्दत से इन्हें चूमते हुए इसके पास आता इसकी गोद में से लग गया था। सजन साईं, वो तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही थी, वो बस तुम्हें बता रही थी कि तुम बहुत शरारती लगती हो और इन्हें यकीन है कि तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी और बस इसीलिए वो मेरी बेइज्जती कर रही थी और आप इसका साथ दे रहे थे। वो मुँह बनाकर बोलते सरदार ने नरमी से इसका चेहरे को अपने हाथों में लिया था। मेरी मचाल जो मैं इसका साथ दूँ, ऐसे ही कह रही थी तुम लापरवाह हो। तुम कहाँ लापरवाह हो? एक माँ का भी लापरवाह हो सकती है? माँ तो बहुत प्यारी होती है, वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सबसे ज़्यादा प्यार
सबसे ज़्यादा परवाह माँ को ही होती है। मुझे खुद पता है तुम अपना बहुत ख्याल रखोगी, तुम हमारे बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दोगी, तुम जान से बढ़कर इसके प्यार करोगी, इसकी हिफाजत करोगी कि तुम जानती हो कि यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय तुम्हें टोकने के, तुम्हें उल्टी सीधी हरकत करने से रोकने की या तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखने के अलावा मेरे बस में और कुछ भी नहीं है। बस तुम सब कुछ तुमने ही करना है। हाँ, तो सब कुछ मैंने ही करना है, हर चीज़ मेरी ही जिम्मेदारी है। अब आप थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, वो तो मेरे अंदर है ना। और फिर भी वो डॉक्टर मुझे लापरवाह कह रही थी, वो मुंह बनाते हुए कहने लगी, जबकि सरदार इसका चेहरा देखता दोबारा इसका चेहरा अपने हाथों में थाम गया था। हाँ, वो डॉक्टर ही बेवकूफ़ है, जानती ही नहीं मेरी सजन साई कितनी ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। अब जब अगली दफ़ा आएगी ना तो खुद ही समझ जाएगी। तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखोगी और बेबी का बहुत सारा ख्याल रखोगी, कोई लापरवाही नहीं करोगी, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। वो नरमी से इसका चेहरा थामते हुए बोला तो इसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया था। हाँ, तो अकल तो इसकी मैं ठिकाने लगाऊंगी, अभी जल्दी जल्दी मत बुलाइएगा इसे, मैं मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो अब भी काफ़ी ख़राब मूड में थी। जब सरदार ने आहिस्ता से इसकी गर्दन पर अपने रब रखते हुए वहाँ पर अपने लब्बू को हरकत दी, मुझे चुपती हैं आपकी, वो मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं चुपती, कहाँ चुपती हैं। वह हल्का सा माथे पर चिकन डालते हुए आपकी दफ़ा इसके लब्बू को चूम गया था। चुपती है ना, वो मुंह बनाकर बोली, हाँ तो ज़रा सा प्यार करता हूँ तो चुपेंगी ना, ज़्यादा प्यार करूँगा तो नहीं चुपेंगी। देखो, वो कहते हुए अचानक इसके लब्बू पर झुकता है, इसके लब्बू को पूरी जिद्दत से अपनी कैद में ले चुका था। अब अंदाज़ ऐसा था कि अगर वो इसको चुपें तो भी वो बताने के काबिल ना रही थी। तो आम का दिल सीने में अटक गया था, जबकि वो परवाह किए बगैर दीवानगी से इसकी सांसों को चुराने लगा था। अंदाज शिद्दत अपनाए हुए था, जबकि इसकी हरकत बढ़ती जा रही थी। इसकी दुपट्टे को आहिस्तगी से गर्दन से उतारते हुए वो दूर फेंकता इसे बेड पर लुटा चुका था, जबकि खुद इस पर साया वगन होता है। इसके लब्बू को आज़ाद करते हुए इसकी गर्दन पर दीवानगी से अपनी दीवानगी की मरसद कर रहा था। इसकी भीगे लब्बू का लमस इसकी गर्दन को भगोने लगा, जैसे कोई फूल इसकी गर्दन पर खुल रहे हों। इसके बोसों की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अगर वो गिनने की कोशिश करती तो इसके बोसों की तादाद गिनना आसान नहीं था। वो कंधे से सरकती शर्ट भी महसूस करती वो इसके सीने में छुपने की कोशिश करने लगी, जबकि जिस शिद्दत से दुआम ने इसकी कमीज़ थाम रखी थी, इसकी कमीज़ के अगले बटन इसकी सख्त गिरफ्त में खुल गए थे, जिस पर सरदार का बेबाक हाथ इसकी कमर पर गिरफ्त सख्त कर रहा था। वो इसके सीने में छुपने की कोशिश कर रही थी, जबकि सरदार को बेबाक होने की एक और बड़ी वजह भी खुद में ही दे बैठी थी। सब लोग नीचे हमारे बच्चे का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन मैं तो जश्न अपनी सजन साई के साथ ही मनाऊंगा ना, जिसने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा दिया है। इसलिए मैं सबको जश्न मनाने की इजाज़त देकर मैं यहाँ अपना जश्न मनाने आ गया हूँ। वो कहते हुए एक दफ़ा फिर इसके चेहरे पर झुकता बारी बार इसके चेहरे के सारे नगुश को चूमने लगा और एक दफ़ा फिर इसके लबू पर अपने अंगूठे को हरकत देते हुए इसके लबू को कैद कर चुका था। इसके नरम और मुलायम रुई जैसे लब इसके सख्त लबों में कैद हो चुके थे और एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर दीवानगी छाती चली जा रही थी। वो जैसे सचमुच में अपनी खुशी मना रहा था, जबकि खुद को इसकी पनाहों में आज़ाद करने की हर कोशिश में नाकाम होते हुए वो अपने आप को इसके हवाले कर गई थी। और सरदार इसकी पेशकदमी पर इसके नाजुक से वजूद को पूरी तरह से खुद में छुपाते हुए इसकी गर्दन में अपना मुँह छुपाकर लाइट ऑफ कर दी थी। अंधेरा ज़्यादा नहीं था, हाँ, लेकिन इसकी पनाहों में छुपने के लिए इतना अंधेरा ही काफ़ी था। इस कमरे की दीवार गवाह थी कि सरदार ने इसके कमरे में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को अपने सजन साई के साथ मनाया था। खुशी ने इनके दर पर दस्तक दे दी थी, लेकिन आने वाला वक्त भी इतनी ही खुशियाँ लेकर आएगा या ये कोई नहीं जानता था। रात के अंधेरे में छुपा वो कल का सूरज जिसके लिए क्या आने वाला था, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। मेरा सजन साई, और कितनी देर टीवी देखना है, सो जाओ ना, इतना वक्त हो गया, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? रात का 1 बज रहा था जबकि वो टीवी ऑन किए बैठी हुई थी। आज तक वो इतनी देर तक कभी नहीं जागी थी और वो बेड पर भी नहीं थी, बल्कि सोफे पर कमल में लेटी हुई पूरी तरह से टीवी देखने में मगन थी। अब नहीं आ रही नींद तो नहीं आ रही, मैं नहीं सो सकती, सारा दिन सो कर गुजारा है मैं नहीं सो रही। आपको नींद आ रही है तो आप सो जाए आराम से, बहुत मसरूफ़ हूँ मैं, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री देखकर ही सोऊंगी। वो टांगों पर कमल डालते हुए सामने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल को देख रही थी, जिसमें किसी औरत की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी जिसकी 2 बेटियां थी। एक बेटी स्कूल जाती थी, दूसरी नहीं जाती थी। सरदार को तो बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं लग रहा था। वो अफ्रीकी जंगलों वाला मंजर लेकिन दुआम पूरी तरह इसमें मगन थी। मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आएगी, प्लीज़ आ जाओ ना बेड पर। इसने बड़े प्यार से इसे समझाने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि इसे यह भी बताना चाहा था कि इसके बिना नींद नहीं आती। ओहो डाकू जी, आपको मेरे बिना नींद नहीं आती तो फिर आप इंतज़ार करें, क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैंने इसे देखना है। सजन साई, क्यों ये फजूल चीज़ें देख रही हो? हमारा बेबी भी बोर हो रहा होगा ये सब कुछ देखते हुए। वो फिर से बेड से उठते हुए इसके पास आ चुका था। हिश, चुप करे डाकू जी, ऐसे नहीं बोलते। हमारा बेबी ये सब देखेगा तो इसको मालूमात मिलेगी, दुनिया में क्या क्या हो रहा है इसको पता चलेगा। ये सब कुछ तो इसकी मामा को भी पता नहीं था। देखें तो ज़रा, दुनिया में इस तरह से लोग भी रहते हैं। आप देखें ना, इन लोगों के कितने बुरे हालात हैं, बेचारे कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं। अब वो औरत सुबह से खाने का इंतज़ार कर रही है, ना जाने कब इसका शौहर आएगा और उसके लिए कुछ खाने देगा। कितने बुरे हालात हैं इनके। वो अफसोस भी कर रही थी जबकि देख भी रही थी, या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं। इस दफ़ा तो फिर से टीवी की तरफ मुतवज्जो हुई जब वो एक पत्थर के आगे 6 अफराद नाचने लगे थे। वो पत्थर इनका खुदा था और वो इसकी पूजा कर रहे थे। सरदार ने नफ़े में सर हिलाते हुए वहीं ज़मीन पर ही इसके साथ तकिया रखा था, जबकि अपना सर इसके पेट के करीब रखते हुए ना चाहते हुए भी वो फजूल शो देखने लगा था। डाकू जी, ये पत्थर की पूजा करते हैं, ये पत्थर क्या देख सकता है? वो सेंटर में रखे हुए पत्थर को देख रही थी जिसके आगे पीछे राख की लहर लगाई गई थी। वो अपने लिए बनाए खाने को इसके पत्थर पर फेंक रहे थे।
डाकू जी आप तो कह रहे थे कि इनको कुछ भी खाने को नहीं मिलता, तो ये खाना पत्थर पर क्यों फेंक रहे हैं? वो हैरत से सरदार को देखते हुए सवाल करने लगी, जबकि वो हैरान के अंदाज में कभी इसे तो कभी टीवी को देख रहा था। इनका भगवान पहले खाता है फिर वो खाते हैं, पहले वो लोग चढ़ावा करते हैं। सरदार ने बताए हुए अंदाज में से बता दिया, ये कौन सा तरीका है चढ़ावा करने का? पहले खुद तो खाएं, खुद अपने खाने के लिए कुछ नहीं है और पत्थर को खिला रहे हैं। वो तो बुरा ही मान गई थी। एक तो पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने का वो यही सोच रही थी कि इनको कब खाना मिलेगा, और अब जब खाना मिला था वो भी भगवान के नाम पर इसके पत्थर के हवाले कर रहे थे, और अब वहाँ पत्थर से वो उतार कर खाना खा रहे थे। ये कौन से लोग थे, किस चीज़ को फॉलो करते थे? छी, ये कितने गंदे लोग हैं। डाकू जी ये पत्थर से खाना मल मल का खा रहे हैं। हाँ, यही इनके खाने का तरीका है। इनका मानना है कि इनका खुदा इसी तरह से इन्हें अपने हाथों से खिलाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है जिसने हमें ये दीन दिया। ये लोग कितने जाहिल हैं, इनसे इतनी मेहनत से वो आदमी कमा कर लाया है और फिर जो मिला है वो भी पत्थर पर मिलकर खा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, शुक्र है हम लोग इन चीज़ों से दूर हैं। वो बार बार अस्तगफिरुल्लाह का वर्ड कर रही थी, जबकि सरदार हल्का सा मुस्कुराया था। मेरी जनाब, अगर तुम्हारा दिल भर गया हो तो बंद कर दो टीवी, सच में बहुत नींद आ रही है। वैसे देखते हुए इल्तिजाई अंदाज में बोला था। ओहो डाकू जी पूरी देखकर सोएंगे, अब इतना सब कुछ देख ही लिया है तो और भी देख लेते हैं। अच्छा ये बताएं, उन्होंने अपनी गर्दन पर वो लोहे का क्या बांध रखा है? इसकी तवज्जो इनके दीन और मज़हब से हटकर अब इनकी ज्वेलरी पर चली गई थी। लंबी लंबी गर्दनों में मोटे मोटे करे जो कोई और ही चीज़ डाली गई थी, जिससे गर्दन लंबी और इंतहाई पतली लग रही थी। औरतों के सरों पर बाल नहीं थे, यहाँ तक कि लिबास भी इंतहाई नामनासिब था। यह फैशन है मेरी जान, जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है वो औरत सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो अचानक बोला तो सबकी दफ़ा तो दुआओं का मुँह ही खुला रह गया। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल ही ऐसा है। वो लोग हर साल एक करे की रात बढ़ा देते हैं ताकि इनकी गर्दन और लंबी हो जाए। ये काफ़ी तकलीफ का अमल है, लेकिन औरतों के लिए इनकी खूबसूरती से ज़्यादा अहम और कुछ भी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं देख रही ये सब कुछ। वो फ़ौरन से टीवी बंद कर गई थी और अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इनकी खूबसूरती के लिए वो कितनी ज़्यादा तकलीफ झेल रही हैं। कम से कम इस औरत ने अपने गले में 10 से ज़्यादा मोटे मोटे कले डाल रखे थे, जबकि अब की दफ़ा इसके अंदाज़ पर सरदार ने कहका लगाकर हंसा था। अरे मेरा बोला सही क्या हुआ? देखो ना, अभी तो तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री खत्म नहीं हुई। इतना शौक से देख रही थी, अपना शौक पूरा करो। नहीं पूरा करना, मेरा दिल खराब हो गया है। अजीब तरह के लोग हैं, ये पत्थरों को खाना खिलाते हैं और फैशन के नाम पर खुद को अज़ियत देते हैं। मेरा बच्चा ऐसी गंदी चीज़ें नहीं सीखेगा। वो उठकर बेड की तरफ आते हुए बोली तो सरदार भी इसका कम्बल उठाकर वापस बेड पर आ गया था। शुक्र था कि इसकी डॉक्यूमेंट्री का भूत तो उतरा था। वो इसके लेटने पर इसके ऊपर कम्बल डालते हुए खुद भी इसके साथ ही लेटकर लाइट ऑफ करने लगा था। आपकी टिकट का टाइम खत्म हो गया है ना? वो अचानक कुछ सोचकर बोलते सरदार मुस्कुरा देता। ये तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि इसे डकैती से रोकने के लिए अब तक वो जाग रही थी, वरना 2-3 दफ़ा वो इसको नींद में जाते हुए नोट कर चुका था। हाँ मेरी डकैती का टाइम खत्म हो गया, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। वो नरमी से इसके माथे को चूमते हुए इस पर कमर बराबर करता, इसके साथ ही लेटते इसके अब अपना हिसार बना गया था। शुक्र है अब ऐसे ही रोका करूँगी मैं आपको। जब तक आपका टाइमिंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं सोया ही नहीं करूँगी। फिर देखती हूँ कैसे जाते हैं आप मुझे छोड़कर। वो अपनी ही प्लानिंग बना रही थी, जबकि वह मुस्कुराते हुए इसे मज़ीद अपने करीब करता आंखें बंद कर गया था। वो अपनी छोटी छोटी कोशिशें करती थी, लेकिन अब सरदार इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका था। इसका वापस जाना मुमकिन नहीं था, वहाँ वो कितना ही कोशिश क्यों न करे। अब हकीकत यही थी कि इसने इसे इन सब चीज़ों के साथ ही कबूल करना था। 2 बड़ी डकैतियाँ नज़र में हैं, एक से तो अच्छा खासा फ़ायदा हुआ होगा। गाँव में एक बड़े सेठ की इकलौती बेटी की शादी है, पूरा गाँव ही इसमें शादी में जाने वाला है। ये भी जो हमारी नज़र में है वो वाम को ठंडी हवा लगवाने के लिए नदी पर आया तो बाला जुमरू भी इसके पीछे ही आ गए थे। वो इससे बातें करने में मसरूफ़ है। जब बाला ने इसे आकर मालूमात दी थी शादी है, किसकी शादी है डाकू जी, वो इसकी आखिरी बात सुन चुकी थी। तभी एक्साइटेड होकर पूछने लगी कि इनकी पूरी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन जितनी समझ आई थी इसे लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। किसी की शादी नहीं है सजन साईं, गाँव में किसी की शादी है वो बता रहा है। पर अरमी से बोला था अब हम काफ़ी बेहतरीन से अस्पताल लेकर जाऊँगा इसका पूरा चेकअप करवाने के लिए। बाकी इन लोगों के बारे में कुछ पता चला। वो बाला को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए दुआम से थोड़ा फासले पर हो गया था। वो इसके सामने कोई खतरनाक बात भी नहीं करना चाहता, जिससे वो घबराए या डरे या भी इसके बच्चे पर बुरा असर पड़े। सरदार पता तो चल चुका है, लेकिन यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। सुनने में है कि रागा डाकू जेल से आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई पूरी मालूमात नहीं है। बस एक खबर मिली है जो मैं तुम्हें बताने के लिए आ गया हूँ। ओह, तो ये सब कुछ रागा डाकू ही कर रहा है। जितनी मालूमात मिली है इतनी ही काफ़ी है। इतना जानलेवा हमला मुझ पर और कोई नहीं कर सकता। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला था। ये तो सिर्फ बातों में बात निकली थी, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। पहले ठीक से इन्फॉर्मेशन लूँगा फिर आकर तुम्हें बताऊँगा। हो सकता है रागा डाकू अभी जेल में ही हो, क्योंकि इसके सारे गुनाह इस पर साबित हो गए हैं। वो जेल से आज़ाद नहीं हो सकता, इसे उम्र कैद हुई थी। इसने मरना भी जेल में था, और तो वो बाहर कैसे आ सकता है? बाला के पास एक बहुत बड़ी वजह थी शक न करने की, जबकि सरदार ने एक नज़र से देखा फिर हमें सर हिलाया था। किसी और में इतनी हिम्मत नहीं है। बाला ये काम रागा डाकू का ही है, और कोई मुझे मारने के लिए इस हद तक नहीं जा सकता। इसे मेरा कबीला चाहिए, मेरी सरदारी चाहिए। वो वापस अपनी कुर्सी छीनना चाहता है, लेकिन हमें इसे समझाना होगा कि आप सरदारी की कुर्सी भी सिर्फ अब सरदारी की कुर्सी को भी सरदार दिलदारी अलगार की आदत हो चुकी है। अब कोई और डाकू इस कुर्सी को कबूल नहीं है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला तो वाला भी मुस्कुराया था। हाँ, हमें तो हमारा डाकू ही चाहिए। इस कुर्सी पर और कोई डाकू आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? मेरे बाद मेरा बाला यहाँ की हुकूमत संभालेगा। उसके कंधे पर हल्का सा जोर देते हुए बोला तो बाला ने नफी में सिर हिलाया था। तुम्हारे बाद नहीं सरदार, तुम्हारे साथ, क्योंकि अगर तुम नहीं तो बाला भी नहीं। अगर बाला है तो सरदार से है, अगर सरदार नहीं तो बाला भी कुछ भी नहीं।
बाला को भी कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सरदारी पसंद है, लेकिन तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बगैर अब बाला को अपना आप भी पसंद नहीं। इसलिए आज के बाद ये फजूल बात मत करना। तुम हो तो तुम ही रहोगे, तुम्हारे बाद भी तुम ही रहोगे। हाँ, लेकिन कि बिल वालों पर रोब जमाना पसंद है मुझे। बाला शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला तो वो इसके गिर्द अपना हिसार बनाता, इसे अपने सीने से लगा के। तो वो जानता था इस बाला इसे बेतहाशा चाहता है, और बाला पर इसका यकीन भी था कि वो और किसी पर इतना यकीन नहीं कर सकता था जितना यकीन वो बाला पर करता, जिसके साथ इसका बचपन गुजरा था। इसकी हर सांस का गवाह इसका बाला, इसके हर दुख का गवाह इसका बाला। इन दोनों में दोस्ती की एक बड़ी वजह ये भी थी कि उन्होंने जो भी दुख सहे थे एक साथ सहे थे, जो भी तकलीफें सही थी एक साथ सही थी। अगर वो दोनों एक दूसरे की खुशियों के साथी थे तो वो एक दूसरे के गम के भी साथी थे। दूर खड़े दुआम और जुमरू ने देखकर मुस्कुरा रहे थे, हालांकि इस प्यार की वजह भी जानना चाहते थे जिस पर वो दोनों एक दूसरे को देखते कदम आहिस्तगी से इनकी तरफ बढ़ाते हुए इनके पास आ गए थे। जुमरू भैया मैं बोल रही हूँ, ये दोनों छोटी छोटी किसी शादी पर जाने का इरादा रखते और हमें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते। वो जुमरू को देखते हुए बोली, अरे सजन साई, हम किसी शादी पर नहीं जा रहे। बस वो बाला बातें करता है, बचपन याद कर रहा था। वो मुस्कुराकर इसे समझाने लगा, जिस पर दुआम ने नफी में सर हिलाया था। जुमरू भैया ये हमें बहला रहे हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना था, ये किसी शादी पर जाने की बात कर रहे थे। वो फिर से बोली, अरे शादी पर जाने की नहीं, बाला की शादी करवाने की बात कर रहे हैं। मैंने कह रहा था कि मेरी शादी करवा दो, लेकिन तुम्हारे शोर को मुझ पर तरस नहीं आता। सारी जिंदगी कवारा मारेगा मुझे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी जवानी कवारे ही कट जाएगी इस आदमी के साथ बैठे बैठे। बाला ने फिर से अपना रोना धोना शुरू कर दिया था, जिस पर दुआम और जुमरू एक दूसरे को देखते सर पर हाथ मारते हुए वहाँ से निकल चुके थे। इनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बाला की दवाइयाँ सुनते। ये देखा अपनी बीवी को कोई बंदा मेरी शादी में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा। कैसी किसी बंदे को दिलचस्पी नहीं है मुझे दूल्हा बने देखने की। अरे तुम्हें पता है भी है कितनी रस्में होती हैं बहनों के पैसे लूटने वाली। अरे मैं दोनों हाथों से लुटाऊंगा तुम पर, मुझे दूल्हा बना दो। इसके पीछे जाते हुए बोल रहा था, जबकि सरदार मुस्कुराते हुए नदी की तरफ मुड़ा, अपनी जेब से कुछ निकालते हुए नदी में फेंकने लगा था। वो थोड़ी देर नदी में कुछ फेंकता तो पानी पर एक हल्का सा दायरा बनता, और फिर अचानक ही वहाँ मचलती मछलियाँ इस चीज़ को हासिल करके वापस पानी के अंदर चली जाती। वो वहीं बैठा मुस्कुराते हुए इन सबको देखने लगा था। दिलदार मेरा बच्चा, ये तू क्या करता रहता है? अपने हिस्से का खाना तो इन मछलियों को डाल देता है। मेरा बच्चा, अल्लाह पाक ने इनके हिस्से का रिज़्क दे दिया है, ये तेरे हिस्से का रिज़्क है। ज़रा इसके पास आकर बैठते हुए इसे समझाने लगी थी, अम्मा मुझे अच्छा लगता है, देखो अब भी ये रोटी का टुकड़ा डालूंगा तो कैसे मछलियाँ मचल कर इस रोटी के टुकड़े को हासिल करेंगी। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। वो रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए पानी में फेंकते हुए बोला तो ज़रा मुस्कुरा रही थी, मेरा सोना शहज़ादा, मेरा सोना बच्चा, अगर ये खाना तो इन मछलियों को खिला देगा तो खुद क्या खाएगा? उसका चेहरा थामते हुए पूछने लगी, वो भूखी हैं तभी तो खाने के लिए तड़प रही है ना? वैसे देखते हुए मासूमियत से बोला, 10 साल का मासूम सा दिल था, अपना एक मासूम सा दिल रखता था जिसमें हर किसी को सब कुछ देना चाहता था। अभी तो बताया अल्लाह ने इनके हिस्से का रिज़्क इनको दे दिया होगा। नहीं अम्मी मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अल्लाह ने इनके हिस्से का रिज़्क यहाँ मेरे हिस्से में डाल दिया है, तभी तो मेरी भूख खत्म हो गई। फिर भी इतना ज़्यादा खाना बच गया, तभी तो मैं देने के लिए आया हूँ। हो सकता है कि अमानत हो जो मुझे यहाँ इनको देनी हो और मैं खुद खा जाऊँ, फिर तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा ना मुझसे। आप ही तो कहती हैं किसी का हक नहीं मारना चाहिए। देखो कैसे वो मछलियाँ तरफ कर आ रही हैं ऊपर। उन्होंने कुछ नहीं खाया तभी तो वो खा रही हैं। शुक्र है मैं इनका हिस्से का खाना नहीं खा गया। वो छोटे छोटे टुकड़े बनाता वापस पानी में डालने लगा तो ज़रा मुस्कुराते हुए इसके पास ही बैठ गई थी। मंजर वही था, वो अपनी जगह बैठा हुआ था, आज भी वही काम कर रहा था जो बरसों से करता आया था। इसे लग रहा था इसकी माँ आज भी इसके पास बैठी मुस्कुराकर से देख रही है। जब अचानक ही इसे अपने कंधे पर हाथ महसूस हुआ, इसने फौरन पलट कर देखा तो दुआम दोनों हाथ कमर पर बंद इसे घूर कर देख रही थी। प्लानिंग बना रहे हैं ना यहाँ बैठ कर के खुद शादी पर जाएंगे, तो दुआम को कैसे छोड़कर जाएंगे? मैं पहले ही बता रही हूँ, आप शादी पर जाएँ तो मैं आपके साथ चलूँगी। मैंने कितनी ही ऐसे से किसी की शादी नहीं देखी। वो इसके साथ बैठते हुए बोली, जबकि बात अब भी वही थी। इसने खुद सुना था बाला के मुँह से कि कहीं गाँव में शादी है, और फिर शादी की बात हो रही थी तो यूँ ही नहीं हो रही थी ना, ज़रूर वो किसी शादी पर जा रहा था। जबकि दुआम की नज़र इसके खूबसूरत नीले जोड़े पर थी जो सरदार ने इसके लिए लाकर अलमारी में रखा हुआ था, लेकिन इसे समझ ही नहीं आता था कि वो जोड़ा पहन कर जाए कहाँ, क्योंकि वो इतना हैवी और खूबसूरत जोड़ा था कि जब तक कोई बड़ा फंक्शन ना हो तब तक वो इसे पहन नहीं सकती थी। और अब इसे यकीन था कि वो कहीं ना कहीं शादी पर जाने वाला है। इसका भी इरादा था इसके साथ जाने का। सजन साई कोई शादी नहीं है, बाला सिर्फ ससदी अंदाज में बता रहा था कि गाँव में किसी की शादी हो रही है। रात को फायरिंग की आवाज़ आ रही थी ना, इसलिए मैंने पूछा कि कहाँ से आवाज़ आई, तो इसने बताया था कि आपकी दफ़ा सरदार ने नरमी से समझाया तो वो मुँह बना गई थी। क्या मतलब कहीं शादी नहीं है, यानी नीला जोड़ा पहना फिर से कैंसिल? पता नहीं कब होगी किसी की शादी। भाला भैया की शादी पर पहनूंगी, करवाओ भाला भैया की शादी। करवाने रहकर दिमाग सटक गया है इनका, इन्हीं की शादी करवाओ ताकि कुछ तो फ़ायदा हो मुझे। वो आप जैसे फैसले पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इसका हुक्म मिलते ही सरदार ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए सर को हेम दिया था। जी मेरा सजन साई, मैं जल्दी ही कोई इंतजाम करता हूँ। और नरमी से इसके माथे को चूमते हुए दोबारा पानी की तरफ मुतवज्जो हो गया। इसके हाथ में मौजूद सारी मछलियों की खुराक खत्म होती जा रही थी। जब दुआम ने शापर से थोड़ी सी खुराक निकालकर खुद पानी में फेंकी थी, और फिर जैसे ही खुराक हासिल करने के लिए मछलियाँ ऊपर आई थी, वो चहक उठी थी। ठाकुर जी और नहीं है? वो शापर हाली देखते हुए इसे पूछने लगी। नहीं बस खत्म हो गया। वो शापर एक तरफ फेंक चुका था, जबकि वो मुँह बनाती इसके कंधे पर सर रख गई थी। अच्छा कल लेकर आइएगा, मैं डालूंगी। वो बोली तो सरदार इसके कंधे पर हाथ रखता इसे अपने मजीद करीब कर
करीब करीब करके बैठ गया था, जबकि वो दोनों कितनी ही देर यूं ही बैठे इस नदी को देखते रहे। सब कुछ तैयार है सरदार, आज की डकैती बहुत अच्छी होने वाली है। वो नीचे आया था, बाला हर चीज़ तैयार करके बैठा हुआ था। कल की तरह आज भी दुआम ने एड़ी चोटी को जोर लगाया था जागने के लिए, लेकिन वो कितना ही जाग पाती। आखिर नींद ने से हरा दिया था। जैसे ही वो नींद में उतरी, सरदार ने इसके ऊपर कमर बराबर करते हुए खामोशी से बाहर गिरा ली थी। एक दफ़ा वो गहरी नींद में उतर जाए तो इसका जल्दी जागना मुमकिन नहीं था। चलो अगर सब कुछ तैयार कर लिया है तो देर नहीं करते, आज ही सारा काम निपटा कर वापस आना है, वो शेर दिल पर सवार होते हुए बोला था। जबकि वो लोग जैसे ही कबीले से निकले थे, पहाड़ पर हरकत हुई थी। पहाड़ पर मौजूद एक आदमी भागते हुए नीचे की तरफ आया था। वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो अपने घोड़े तक पहुंचा और फिर घोड़े पर सवार होता वो घोड़े की लगाम खींचता मुखालिफ सिमत की तरफ आया था। घने पथरीले पहाड़ों में एक बड़ी सी गार में छुपे डाकू काफ़ी हंसता हाली में थे। सरदार डाकू दिलदार डकैती के लिए निकल चुका है। वो हामते हुए आकर इसे बताने लगा, चलो अगर भतीजा निकल चुका है तो ताऊ कैसे पीछा रहे। वो फौरन ही बाहर निकलते हुए अपने घोड़ों पर सवार होने लगा। सरदार मैं भी आ जाऊँ, फैसल इसके पीछे आते हुए कहने लगा, तुम दिलदार के इतबार के नहीं हो तो मेरे इतबार के भी नहीं हो। जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताते कि दिलदार तुम्हारी जान का दुश्मन क्यों बना था, तब तक तुम मेरे साथ कहीं नहीं आ सकते। वो इसके सीने पर टांग मारते हुए आगे बढ़ चुका था, जबकि फैसल खामोशी से वापस कार में जाकर बैठ गया था, क्योंकि वो डाकू को ये नहीं बता सकता था कि वह सरदार को धक्का देते हुए पकड़ा गया था। फिर इसने जुमलों को गोली मारी थी। अगर आज भी वो सरदार के हाथ नहीं लग जाता तो जिस तरह से इसने के बाकी दो दोस्तों के हाथ पैर कटवा कर इन्हें वहीं कबीले में ये बेयारो मददगार छोड़ दिया था, इसके भी वही हालत कर देता। वो तो शुक्र मना रहा था कि वो कबीले से भाग गया था, लेकिन अगर वो ये बात डाकू को बता दे रहा तो डाकू एक लम्हा लगाता इसे गोली मारने में, क्योंकि गद्दारों के साथ सरदार ऐसा ही सलूक करते थे। इनका काम ज़्यादा लंबा नहीं था। आराम से वो अपना काम खत्म करके अब वापस कबीले की तरफ आ रहे थे, जब इन्हें दूर से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। गोरू को लगामा लगाते हुए इन्होंने पीछे पलट कर देखा था। मैंने तुम्हें बताया था ना, सरदार गाँव में बहुत बड़ी शादी है, वहीं पर मेरे ख्याल से ये फायरिंग हो रही है। बाला ने एक नज़र पीछे की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा था, नहीं बाला, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव में कुछ अनहोनी हुई है। अरे सरदार कुछ नहीं हुआ, वो बड़ी हवेली है ना, वहाँ पर बहुत बड़ी शादी है। मैं तो कहता हूँ गांव की सबसे बड़ी शादी हो रही है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग भी हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर। सेठ अपनी इकलौती बेटी की शादी कर रहा है। बड़ा नेक इंसान है, गरीबों की मदद करता है। इसकी इकलौती बेटी है। बेटा तो फौज में शहीद हो गया था। वो इससे कुछ याद करवाते हुए बोला तो सरदार ने हाँ में सर हिलाया। अल्लाह पाक सेठ की बेटी के नसीब अच्छे करे, लेकिन ये अंधाधुंध फायरिंग कुछ समझ नहीं आ रही। चलो चल कर देखते हैं। इसने अपने पीछे से बड़ा सा थाला उतार कर जुमरू की तरफ फेंका। तो तुम सब इस कबीले में जाओगे, हम थोड़ी देर में आते हैं। वो अपने घोड़े का रूप बदलता वापस गांव की तरफ जाने के लगा, तो बाला भी खामोशी से इसके पीछे ही अपने घोड़े को लगाता गांव की तरफ जाने लगा था। कुछ तो अजीब था, और ये हकीकत ही जब सरदार को कुछ अजीब महसूस होता था तब कुछ ना कुछ अजीब होता ही था। अब इस तरह के अंदर फायरिंग इन्हें शादी का हिस्सा नहीं लग रही थी, लेकिन सरदार का कहना था कि शादी का ही हिस्सा लग रही थी, लेकिन सरदार का कहना था कि बीच में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। इसलिए वो इसके हुक्म पर इसके साथ ही वापस गांव की तरफ चल दिया था। इसकी सोच के मुताबिक गांव में कुछ गड़बड़ थी। वह जैसे ही इस इलाके में दाखिल हुए जहाँ शादी की चहल पहल होनी चाहिए थी, वहाँ वो समझ गए थे यहाँ कुछ अजीब या गलत हुआ है। वो दोनों वहीं बेहद हरकत रुक गए थे। इनके घोड़े बिना आवाज़ पैदा किए इन्हें सामने का मंजर दिखा रहे थे, जहाँ से इन्हें कुछ लाशों पर सफ़ेद रंग का कपड़ा डाला गया था। पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, यहाँ तक कि रियान अकरम भी वहीं पर था। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा था। सरदार ने एक नज़र बाला को देखा। सरदार, मुझे माहौल ठीक नहीं लग रहा, मेरे ख्याल में हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बाला इसे देखते हुए बोला तो सरदार ने हाँ में सर हिलाया। हाँ तुम ठीक कहते हो, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन पता तो करो कि यहाँ हुआ क्या है, कोई खानदानी झगड़ा हुआ है या फिर कोई और मसला है। सरदार ने कहते हुए वहीं से घोड़ा दूसरी तरफ फेर लिया था, जबकि बाला भी इसके पीछे ही आया था। हाँ मैं करता हूँ अपने मुखबर को फ़ोन, पता तो चले कि यहाँ हुआ क्या है, लेकिन फिलहाल यहाँ पुलिस है, हमारी तरफ जाना ठीक नहीं है, हमें यहीं से लौट कर चलना चाहिए। वो इसे समझाते हुए बोला तो सरदार ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, जबकि दोनों ही वापसी की राह ले चुके थे। इतना तो बस हम दोनों ही समझ चुके थे कि गाँव में कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका हुआ है। इतनी ज़ोरदार फायरिंग की आवाज़ इन्हें कबीले तक सुनाई दी थी। मतलब साफ था कि ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं था, और फिर 3-4 लाशें भी थी, बहुत ही देख चुके थे। यकीनन कत्ल और गारत का मामला था, लेकिन यहाँ पर तो शादी होने वाली थी, और जिस शेर की बेटी की शादी थी वो बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद करता था। आम आवाम के लिए वो मसीहा से कम नहीं था, लोगों की बहुत मदद करता था। बहुत अच्छा इंसान था। न जाने इसे किसने मार दिया था। वो वापस कबीले की तरफ जा रहे थे जब बाला ने परेशानी से कहा, अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं बाला, अच्छे लोगों को कोई जीने नहीं देता, ऐसे लोगों के दुश्मन भी बहुत होते हैं। इसे भी अफसोस हो रहा था एक अच्छे इंसान की दुनिया से चले जाने का, जबकि वो तेज़ी से वापस कबीले की तरफ बढ़ रहे थे। मैं जिस शादी के बारे में दिन में बात कर रहा था, ये वही शादी थी। अभी हम जहाँ डकैती के लिए गए थे, इस करके सारे लोग भी शादी पर ही आए हुए थे। कबीले में दाखिल होते ही सरदार ने से एक और बात बताई, जिस पर खामोशी से सर हिलाते हुए कबीले में अपने घोड़े को रोकते हुए घोड़े से उतर गया था, जबकि घोड़े की लगाम बाला के हवाले करते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला गया था। डरता था कि कहीं दुआम जाग ना गई हो। वो कमरे में दाखिल हुआ तो दुआम गहरी नींद सो रही थी, जिसे देखते ही वो परसुकून हो गया। वो इसीलिए जल्दी जल्दी वापस आना चाहता था कि कहीं वो जाग ना जाए। वैसे तो वो जानती थी कि वो लाजमी जाएगा, डकैती वगैरह छोड़ना इसकी बस से बाहर था। इस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी और वो
चाहती थी कि वो अपना कार पूरी अपना वो चाहती थी कि वो इस काम से पूरी तरह से किनारा कशी इख्तियार करे, लेकिन वो इसका दिल भी नहीं दुखाना चाहता था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो उसको उदास करे या फिर इसकी उदासी की वजह बने। तभी वो इसके सोने के बाद निकलता था ताकि इसे पता ही न चले कि वो होकर आ गया है। परसों रात भी इसे सुकून मिला था, आराम से वो अपना काम करके आ गया था और आज रात भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि आज रात भी इसने काफ़ी देर तक जागने की कोशिश की थी कि किसी तरीके से इसे रोक ले, जिस पर सदा ने इसे कहा था कि वो कहीं जाने वाला नहीं है आज, और इस बात पर यकीन करके वो सो गई थी और इस वक्त भी वो गहरी नींद में सो रही थी। वो इसके साथ लेटते हुए इसके गिरद अपनी बाहों का मजबूत हिसार बनाता इसकी गर्दन पर अपने रब रख गया था। इसकी मुछों की चुभन पर इसने हल्का सा करवट लेकर अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया था। वो इसके गिरद अपना हिसार तंग करता हुआ मजीद से अपने करीब कर गया था। इस संडे वो इसे हर हाल में अस्पताल लेकर जाने वाला था। इसका एक प्रॉपर चेकअप होना बेहद ज़रूरी था। डॉक्टर ने जो टेस्ट लिख कर दिए थे वो सारे टेस्ट भी इसके लाजमी करवाने थे। वो अपने बच्चे पर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन दुआ में इस वाक़े से बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो अस्पताल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो 3 दिन से मुसलसल इसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुसलसल नाकाम हो रहा था। अपने जहन में इस वाक़े को निकालने में कामयाब नहीं हो सकी थी। इसीलिए अब इसने इसे संडे चलने के लिए मनाया और आखिरकार वो मान गई थी। तो हम सचमुच में इसकी खुशियों की वजह बनकर आई थी, बल्कि वजह भी नहीं, वो इसकी खुशियाँ बनकर आई थी। वो अपनी ज़ात से इसे बहुत बड़ी खुशी देने वाली थी। वैसे तो दुआम खुद ही इसके लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इसके ज़रिए इसे औलाद के तोहफे से नवाज दिया था और भला इसे क्या चाहिए था। वो बहुत खुश था, बेहद खुशी से ऐसा लगता था जैसे काम कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, जिसे वो समेट लेना चाहता था। इस वक्त भी वो इसे समेट चुका था अपनी बाहों में, इसे पूरी तरह से कैद करते हुए उसको अपने सीने में छुपा चुका था। जहाँ इसके दिल में अपनी दुआम के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी, दीवानगी थी, एक जुनून था जो दुआम को इससे अलग नहीं होने देता था। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर बेला, अगर आपने इंटर्नशिप हासिल कर ही ली। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है आपके अस्पताल में और आप सिटी अस्पताल में डॉक्टर रिजवान का। मुझे आप दोनों को देखते ही यकीन हो गया था कि आप लोग इस अस्पताल के लिए बने हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको इस अस्पताल में देखकर। सीनियर डॉक्टर रज़ा उल हक इसके सामने खड़े थे। 2 दिन पहले फाइनली इनके टेस्ट का रिजल्ट आ गया था। ये तकरीबन 36 से ज़्यादा डॉक्टर्स के बीच का मुकाबला था, जिसमें सिर्फ 3 डॉक्टर्स इसकी पोजीशन को जीत पाए थे। कराची के बड़े अस्पताल में इंटर्नशिप करना इन सबका होप था, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ना सिर्फ बहुत ज़्यादा काबिलियत रखते थे, बल्कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सर्जन्स भी बाहर के मुल्कों से बुलाए जाते थे, जिनके साथ रहते हुए इन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता था। और बेला ने ये स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए जान लगा दी थी। तभी तो आज वो इस वक्त इतने बड़े अस्पताल में खड़ी थी। पिछले कुछ दिनों में वो अपने इस अस्पताल में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। डॉक्टर नासिर ने यकीनन वो सारी बातें किसी न किसी जूनियर के सामने की थी, तभी तो ये बात फैल गई थी कि डॉक्टर बेला का किसी डाकू के साथ अफेयर चल रहा है। अस्पताल में वो जहाँ भी होती यही बात सारे जिक्र करने लगते। यहाँ तक कि इसके साथी डॉक्टर्स को भी इसके साथी डॉक्टर्स कोने में खड़े होकर इसकी ज़ात पर गुफ्तगू करते थे। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी इस माहौल में। वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी और उसकी मेहनत रंग लेकर आई थी। इसका यहाँ पहला दिन था और पहला ही दिन इसके लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें लिए हुए आया था। इसके काम की ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही थी, बल्कि बहुत से लोग इसे मुसलसल किसी न किसी काम में उलझाए हुए थे। यहाँ पेशेंट्स भी ज़्यादा थे और डॉक्टर का अमला भी बहुत बड़ा था। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल रहा था। बेला जानती थी कि यहाँ से निकलकर वो एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर बनेगी और इससे भी वो पूरी तरह से अपनी जान लगा रही थी। इस वक्त वो चिल्ड्रन वार्ड में थी, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के बीच में खुद भी एक बच्ची बनी हुई थी। जब अचानक ही 2 डॉक्टर तेज़ी से चिल्ड्रन वार्ड में से बाहर भागते हुए सामने वाले प्राइवेट रूम की तरफ गए थे। वो भी इनके इस अफरा तफरी देखते हुए तेज़ी से इनके पीछे लकबी हाथ रखो, इसे पीछे करो, इंजेक्शन लगाओ तुम। डॉक्टर बेला आगे आई, इनकी टांगें पकड़िए। डॉक्टर वाजिद इसे अपने पीछे आते देखकर चिल्लाते हुए बोलते हुए तेज़ी से आगे आती इसकी टांगें पकड़ने लगी। वो तकरीबन कोई 20 से 22 साल की लड़की थी जो दोबारा से खुदकुशी करने की कोशिश करी थी। इसे 5-6 दिन पहले यहाँ लाया गया था क्योंकि इसके साथ ज्यादती की गई थी और वो लड़की खुदकुशी करके मर जाना चाहती थी। वो अपने घर की छत से कूद कर मरने की कोशिश कर चुकी थी, जबकि इसके वालिदैन को इसकी शादी वाले दिन गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। ये लड़की भी गुज़श्ता 3 दिन से यहाँ अस्पताल में थी और इंतहाई बुरी हालत में थी। वो जब भी होश में आती थी खुद को ख़त्म करने की कोशिश में लग जाती। इसके साथ ज्यादती हुई थी और सुनने में आया था कि इसके साथ ये जुल्म इसके शोर के सामने किया गया था। 15 मिनट भी नहीं हुए थे इसके निकाह को जब इसकी आंखों के सामने इसके साथ ज्यादती करने के बाद इसके शोर को कत्ल कर दिया गया था। सिर्फ शोर को ही नहीं, इसके वालिदैन के साथ इसकी सास और ससुर को भी जान से मार दिया गया था। इस लड़की को ना जाने कैसे गाँव के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो जीना ही नहीं चाहती थी। इसकी बेहोशी में ही इसके शोर, वालिदैन और सास ससुर की तदफीन की गई थी। इस लड़की की ज़िंदगी में क्या ज़िंदगी थी। बेला को इस पर बहुत तरस आ रहा था। मासूम सी लड़की की क्या हालत होकर रह गई थी। कौन थे वो लोग, कौन थे ना जाने वो जालिम लोग जिन्होंने इस मासूम सी ज़िंदगी पर तरस ना खाया था। आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं। बेला को यकीन नहीं आया था। वहाँ मौजूद सारे ही डॉक्टर इस मासूम पर तरस खा रहे थे। तरस खाने के अलावा वो लोग कर ही क्या सकते थे। वो लड़की ना तो जीना चाहती थी और ना ही ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। इसकी हालत इंतहाई ख़राब थी। ऐसा लगता था जैसे वो यूँ ही मर जाएगी। मुझे नहीं जाना कहीं भी, हम कहीं नहीं जाएंगे,
ना ही आप जाएंगे और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, हम यही कबीले में ठीक है। आज संडे था, वो सुबह उठते ही से बता रहा था इन दोनों को अस्पताल जाना था। जब दुआम ने फ़ौरन इनकार कर दिया। इस वाक़े को एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन दुआम वो वाक़या भूली ही नहीं थी। इस साथ जो कुछ भी हुआ था वो सच में घबराहट में मुब्तला कर देने वाला था, लेकिन फिर भी इसे अस्पताल तो चलना था, अपना चेकअप करवाना था, ट्रीटमेंट करवाना था। डॉक्टर ने जो टेस्ट लिख कर दिए थे वो सारे टेस्ट करवाने थे। वो इन चीज़ों में बेहतियाती नहीं कर सकता था। 2-3 दफ़ा डॉक्टर होकर गई थी, लेकिन फिर भी इसने यही कहा था कि कुछ टेस्ट अस्पताल में होने हैं और अगर वो टेस्ट ज़रूरी ना होते तो यकीनन डॉक्टर बार बार कहती। लेकिन ये बात अब इसे दुआम को समझानी थी। मेरा सोना मुखड़ा, तुमने संडे का कहा था और आज संडे है। सज्जन साईं, इस रात जो कुछ भी हुआ ज़रूरी नहीं कि वो दोबारा हो, और वैसे भी आज हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे। मेरा मतलब है कबीले के लोग मुझे तनहा नहीं भेजना चाहते, तो वो गार्ड के तौर पर मेरे साथ ही आ रहे हैं। बाला और झुमरू भी साथ हैं और फिर तुम्हें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तारीख गवाह है कि आज तक सरदार दिलदार के दुश्मनों ने कभी सामने से वार नहीं किया। जब भी वार किया है पीठ पीछे ही किया है और मुँह की खाई है। अगर इस रात तुम मेरे साथ ना होती तो यकीनन मानो मैं इनमें से किसी को एक को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। वो सब लोग जिंदा बच गए हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान के सदके। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हिफाजत से वापस लाना बेहद ज़रूरी था। अगर ऐसा ना होता तो मैं लोगों के टुकड़े टुकड़े करके नहीं पहाड़ों के चील कबों को खिलाता। और यकीन करो अब भी वो दोबारा हमला करके खुद अपनी जान को खतरे में नहीं डालेंगे। बिल्कुल बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो, और मेरे होते हुए तो तुम्हें वैसे भी किसी चीज़ से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। सदर अपनी जान पर खेल सकता है, लेकिन अपनी जान को कुछ नहीं होने दे सकता। वो नरमी से इसका चेहरा अपने हाथों में थाम में बोला तो दुआम ने एक नज़र से देखा, फिर खामोशी से हाँ में सर हिला गई। हाँ, वो दुनिया के किसी इंसान पर यकीन नहीं कर सकती सिवाय इसके जो इसका मुहाफ़िज़ इसका अपना था। वो जानती थी कि इसके होते हुए दुआम को कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। इसे नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात थी। जब तक इसके सर पर सरदार था इसे किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। बेला सारा काम ख़त्म करने के बाद अब स्कूल से लंच करने जा रही थी जब सामने से आता आदमी इतने जोर से टकराया कि बेला को अपना सर झंझनाता हुआ महसूस। इसने बेसख्ता ही सामने खड़े आदमी का बाजू पकड़ लिया था। इससे पहले कि वो गिरती, वो आदमी भी इसे सहारा देने के लिए इसकी कमर में हाथ डाल चुका था। लेकिन इसका अंदाज बेला को ऐसा महसूस हुआ जैसे इस आदमी ने जानबूझकर इसे इस तरह से थामा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, इसकी आंखों में निगाहें जाते ही लम्हे जैसे रुक से गए थे। वो एक सेकंड में इसे पहचान चुकी थी। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। वो गुस्से से घूर कर कहती, एक धक्का देकर से पीछे करते हुए खुद इससे फासले पर जाकर खड़ी हो गई थी। मैं पीछा करते करते यहाँ तक आया हूँ या तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हो? ये नहीं तुम्हें पता चल गया है कि मैं दूसरे अस्पताल में कम ही आता हूँ, इसलिए तुमने अपनी शिफ्टिंग इस अस्पताल में कर ली जहाँ मेरा हर दूसरे दिन आना जाना होता है। इतनी भी क्या बेकरारी, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करनी है। तो देखो, शादी से पहले मुझे इस तरह से मिलना जुलना ठीक नहीं लगता। पहले ही अपने अस्पताल में तुमने अपना झंडा लगा दिया है कि डॉक्टरों के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। अब यहाँ भी यही सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं धूमधाम से बारात लेकर आऊँगा, इज्जत से अपनाऊँगा तुम्हें हरगिज़ इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जान बेला सिर्फ और सिर्फ बाला की और मरते दम तक बाला की ही रहेगी। मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, मेरा कोई भी अफेयर नहीं रहा। मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ। वैसे पूरी तरह से सर से पैर तक देखते हुए मज़े से बोला तो बेला सिलक उठी थी। एक तो इसका गुस्सा से बुरा हाल हो रहा था इसे यहाँ देखकर, ऊपर से इसकी बेफजूल किस्म की बातों ने इसे तो इसका सर ही घुमा कर रख दिया। तो हेलो ज़मीन पर आ जाओ, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे साथ शादी के बारे में सोचूं भी, और तुम्हारा दिमाग तो मेरे भैया ठिकाने लगाएंगे। अब अगर तुमने मुझे मज़ीद तंग किया तो तुम मेरे भैया क्या करेगा तुम्हारा भैया, बल्कि क्या कर लिया है अब तक तुम्हारे भैया ने। बेचारे को उल्टा लटका दिया था गांव के चौराहे पर, तब कुछ नहीं कर सका, आगे क्या कर सकेगा बेचारा। 3 साल से वो उसे थाने में पड़ा है हमारे खिलाफ। तो एक सबूत लेने के लिए इसमें तो कामयाब हो नहीं सका, और क्या उखाड़ लेगा तुम्हारा भैया। अगर तुम्हारे भैया का डर होता तो इस वक्त तुम्हारे सामने ना खड़ा होता। इसलिए भैया करना छोड़कर सैया करना शुरू कर दो जाने मन, क्योंकि सैया ही काम आएगा ज़िंदगी भर के लिए। और यहाँ अस्पताल में यकीनन काम करने के लिए आई होगी तो मुझे तारना बंद करो और अपने काम पर फोकस करो। मुझे अपने कबीले के लिए एक बहुत काबिल डॉक्टर चाहिए, बल्कि बिल्कुल भी लापरवाह डॉक्टर नहीं। चलो शाबाश, अपना काम करो, किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए काम में। बस इसके गाल को सहलाते हुए आगे बढ़ गया था, जैसे यहाँ आया ही सिर्फ इसे हिदायत देने के लिए था, जबकि वो तो हैरान रह गई थी। इसका पीछे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मतलब वो यहाँ इस अस्पताल में रोज़ ही आता था और वो जानती थी कि अस्पताल में इसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी बनी हुई है, ना कि दूसरे अस्पतालों की तरह वो वहाँ एक आम डाकू है, बल्कि यहाँ के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। इसके सारे चेकअप कर दिए गए हैं। ये बात तो वो पहले ही जान चुकी थी कि वो माँ बनने वाली है। वाकई डॉक्टर ने भी इसको कंफर्म कर दिया था। सारी रिपोर्ट्स भी फ़ौरन ही इन्हें रिसीव हो चुकी थी, जबकि अपने बच्चे की खुशी में वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। इन्हें हर तरह का इत्मीनान दिलाया गया था कि इनका बच्चा बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है और आने वाले वक्त में अगर दुआ अपना बहुत ख्याल रखेगी तो वह एक हेल्दी बच्चे को पैदा कर सकती है। डॉक्टर मेरा बेटा होगा या बेटी? डॉक्टर इसका पूरा चेकअप करने के बाद उसे बाहर ला रही थी जब इसने अचानक सवाल किया तो डॉक्टर मुस्कुरा दी। अभी इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, इतना जल्दी आपको इसका सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। अभी आपको 2-3 महीने तक इंतज़ार करना होगा। लेकिन अगर आप चाहती हैं ये बात अगर एक राज ही रहे तो आपको 9 महीने का इंतज़ार करना होगा। यकीन जाने बहुत ज़्यादा यहाँ ज़्यादातर लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लेते हैं कि वो बेटे के वालिदैन बनने वाले हैं या बेटी के, लेकिन असल खुशी मैंने इनके चेहरे पर देखी है। जो ये खुशी इसी वक्त पाते हैं जब बच्चा पैदा होता है। इस वक्त इनकी खुशी की अलग ही इंतहा होती है।
इनके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत असली और खूबसूरत होती है। अगर आप मेरी माने तो आप अपना चेकअप मत करवाइएगा। अगर आपको सच्ची खुशी महसूस करना चाहते हैं तो 9 महीने के बाद अपने बच्चे को अपने हाथ में लेकर मसरूर होइएगा, डॉक्टर से बात लाते हुए बोल रही थी, जबकि डॉक्टर की बातें से बहुत अच्छी लग रही थी। ठीक ही तो कहती थी, असल खुशी तो तब ही मिलती है जब वो एक तोहफा अचानक इनकी ज़िंदगी में आए। वो बेटा हो या बेटी, क्या फ़र्क पड़ता है, बस ये वो इनकी औलाद थी, इनके लिए हास थी। हाँ डॉक्टर, आप बिल्कुल भी ठीक कह रही हैं, मैं भी तब ही जानूंगी जब वो दुनिया में आ जाएगा, ना पहले ना बाद में। वो मुस्कुराकर बोली। डॉक्टर ने मिसेस के गाल थपथपाए थे। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम, बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना। शक्ल से ही काफ़ी शरारती सी लगती हो तुम। डॉक्टर से देखते हुए बोले तो हमने एक नज़र से घूरा था कि ये इसे लापरवाह तो नहीं कहने वाली। इसी डॉक्टर ने की तरह जो घर पर आकर से चेकअप कर रही थी। मैं लापरवाह नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी मामा बनूंगी। वो इसे देखते हुए बोली तो कुर्सी पर बैठे सरदार ने ज़रा सा पहलू बदला था। हेलो, यकीनन मेरा बच्चा, तुम बहुत अच्छी मामा बनोगी, तुम हरगिज़ लापरवाह नहीं हो, बस थोड़ी सी शरारती हो। क्यों सरदार बेटे, ठीक कह रही हूँ ना मैं। वो फाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले तो सरदार ने कंधे उचकाए थे। इसके चेहरे पर पूरी तरह से पर्दा था, यानी कि वो यहाँ के सारे लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाता था। हाँ, लेकिन दुआ में इतना जान चुकी थी कि यहाँ के ज़्यादातर लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हम इंशाल्लाह फिर से आएंगे कुछ दिनों में इसका चेकअप करवाने के लिए। फिलहाल हम निकलते हैं। वोट कर खड़ा होता हुआ बोला तो डॉक्टर खुद इसे बाहर तक छोड़ने के लिए आई थी। अरे भैया, आप यहाँ रियान को अस्पताल में देखकर बेला एक्साइटेड होकर इसके पास आई थी। इसे हरगिज़ नहीं लगा था कि रियान यहाँ आता जाता होगा, और ना ही पिछले 4 दिनों में इसने इसे यहाँ देखा था। हाँ बेला, तुम्हारे यहाँ अस्पताल में एक लड़की दाखिल हुई है ना, फरा नाम है इसका, बस इसी के बारे में जानने आया हूँ। अब कैसी हालत है इसकी। वो अंदर आते हुए इसे पूछने लगा था। फरा के नाम पर बेला उदास ही हो गई थी। बहुत बुरी हालत है भाई, ना पूछें, वो खुद को ख़त्म कर लेना चाहती है। इसके अंदर जीने की एक ज़रा सी भी ख्वाहिश नहीं है। ऐसी दरिंदगी से लूटा गया है इसे कि वो मर जाना चाहती है। यकीन कर इसकी हालत देखकर रोना आता है। वो जज्बाती होने लगी तो रियान से थामकर अपने साथ लगाया था। ये ज़िंदगी का हिस्सा है बेला, हमें इन सब चीज़ों में अपने जज्बात को पीछे रखना पड़ता है। मैं जानता हूँ इस लड़की की हालत बहुत ख़राब है, इस लड़की के साथ बहुत जुल्म है। इसकी आंखों के सामने इसका पूरा ख़ानदान मिटा दिया गया। मुझे नहीं लगा था कि ये डाकू इतना गिर जाएंगे। चोरी करके भाग जाते, लेकिन नहीं, पहले ही वो सारे जेवरात के अलावा पूरी बारात लूट चुके थे। लेकर भाग जाते, इन लोगों को मारने की क्या जरूरत थी। एक मासूम लड़की की इज्जत के साथ खेलकर इन्हें क्या मिल गया। अल्लाह ऐसे लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाइए। लोग इस दुनिया में जीने के काबिल ही नहीं है। मेरे कबीले के डाकू को इतना गलत हरगिज़ नहीं समझता था। मुझे लगता था कि वो सिर्फ डकैतियाँ करते हैं, लेकिन वो इतना गिर सकते थे ये कभी मेरे वहम गुमान भी नहीं था। मुझे कभी नहीं लगा था कि डाकू दिलदार के कबीले के लोग ऐसे हो जाएंगे। कत्ल वगैरह इनके लिए आम बात है, लेकिन जना ज़्यादती ये कोई आम बात नहीं है। अब तक यकीन नहीं आ रहा कि डकैत कबीले के लोग एक मासूम की लड़की के साथ ज्यादती करते हुए इसके पूरे खानदान को कत्ल किया और फिर पूरी बारात को लूट कर चले गए। वो परेशानी से बता रहा था, जबकि बेला इसकी एक बात सुनती हैरान हो रही थी। आज सुबह अस्पताल में एक बहुत बड़ी रकम जमा करवाई गई थी डकैतों की तरफ से, जो इन गरीब बच्चियों के इलाज के लिए थी। तो क्या वो रकम इस तरह से हासिल की गई थी, इसे यकीन नहीं आ रहा था। ये लोग इतने घटिया और इतने गिरे हुए थे कि किसी की बहन बेटी की इज्जत से बर्बाद करके वो किसी की दूसरे की बहन बेटी की ज़िंदगी बचाने जा रहे थे। ऐसा तबाही मचाने वाले लोग खुद को मसीहा कहते थे। इस अस्पताल में इनकी कितनी इज्जत थी। इसने कहीं दफ़ा बड़े बड़े सीनियर्स के मुंह से डाकू के लिए तारीफ सुनी थी। सुनने में तो इसे अच्छा लगा था कि वो लोग गलत काम नहीं करते, लेकिन गलत काम करते हैं, लेकिन गलत काम के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए। लेकिन अब इसे जानकर अफसोस हो रहा था कि वो गलत काम करते हैं सिर्फ अपने गलत कामों को छुपाने के लिए। इसे एक लम्हे के लिए नफरत महसूस होने लगी थी इन सब लोगों से, खासकर इस आदमी से जो पहले इसकी आंखों के सामने था। बाकी तो कोई और इसे याद ही नहीं था। इसने अपने बेहद करीब बाला को देखा था और ये सब कुछ जानकर इसे बाला से इंतहाई नफरत महसूस हो रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि उसके सामने हो और वो लम्हे में इसे शूट करके ख़त्म कर दे। माशाल्लाह, आपको होश में देखकर खुशी हो रही है। कैसी तबीयत है आपकी, कैसा महसूस कर रही हैं आप। बेला रियान के साथ ही कमरे के अंदर दाखिल होते हुए सामने मौजूद इस लड़की को देखने लगी थी, जिसने इन्हें देखते ही नजरें फेर ली थी। कैसी होगी वो लड़की जिसके सामने इसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया, जिसके शोर किसके सामने मौत की नींद सुला दिया गया, जिसके वो रिश्ते जो अभी ठीक से समझ में नहीं आए थे इसके सामने ख़त्म हो गए। एक औरत के पास क्या होता है सिवाय इसकी इज्जत के। अगर इसकी इज्जत ही लुट जाए तो वो कैसी होगी। वो इसे देखते हुए अजीब से अंदाज में बोली तो बेला अपने ही सवाल पर थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी। घबराओ मत मेरी बहन, इंशाल्लाह तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सच में जुल्म की इंतहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग इसे इंतहा तक जा सकते हैं, इतना गिर सकते हैं। मुझे नहीं लगता था कि इन सब चीज़ों के बारे में सरदार को पता होगा, क्योंकि सरदार दिलदार इस तरह का नाइंसाफ़ इंसान हरगिज़ नहीं लगता। मैं खुद नहीं जानता तुम्हारे साथ जुल्म की इंतहा हुई तो कैसे हुई। मैं दावे से कह सकता हूँ कि सरदार दिलदार इन सब चीज़ों से बेखबर है। इसका दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि सरदार दिलदार के होते हुए इस तरह का कुछ हो सकता है। इसके कबीले के लोग ऐसा कदम उठा सकते हैं, लेकिन इस लड़की की हालत भी इसके सामने थी जो नफरत से इसे देख रही थी। मेरी हालत देखो इंस्पेक्टर, इस आदमी ने मुझे नोचा है, वो इसका सरदार ही था जो मुझे बर्बाद करके चला गया। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरा लुटा हुआ वजूद? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरी बेआबरू लाश? मेरे साथ जो भी हुआ इनके सरदार ने ही किया। इनका डाकू सरदार मेरा गुनाहगार है। इसने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे शोर का कत्ल किया है, मेरे बाबा का, मेरे सास ससुर को मेरी आंखों के सामने मार डाला। वो इंसान नहीं हैवान है, हैवान। और तुम मेरे सामने इसकी वकालत करने आए हो। वो गुस्से से चिल्ला उठी, जबकि सरदार डाकू का नाम सुनकर रियान खुद हैरान रह गया था। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन लड़की की हालत भी तो इसके सामने थी। वो क्या कहता है इससे कि वो इससे ज़्यादा एक डाकू पर यकीन कर रहा है। मुझे माफ़ करना बहन, शायद मैं ही गलत था। वो सर झुका गया था, जबकि
कि बेला ने इस अपने भाई की शर्मिंदगी देखते हुए इसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। आपके साथ इंसाफ होगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपके मुजरिमों को अबरतनाक मौत देगा। जो सलूक आपके साथ हुआ है इसका हर्जाना वो लोग भरेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ मेरा भाई आपके साथ आपको इंसाफ दिलाएगा। वो आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली तो वो लड़की अचानक से सिसकते हुए इसके साथ लग गई थी और फिर उठाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। रियान से ज़्यादा देर वहाँ रुका ना गया और अगले ही लम्बे वो वहाँ से निकलता बाहर आ गया था। सरदार वो सीनियर डॉक्टर तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं बच्चियों के हवाले से। ज़रा 1 मिनट अंदर कमरे में तो आओ। तो जब सब डॉक्टर इधर ही आगे बाला इसके पास आते हुए कहने लगा जबकि वो जो दुआम को लेकर बाहर की तरफ निकला था। हाँ में सर हिला गया। सजन साईं तुम यहाँ बैठो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर कि वो क्या कह रहे हैं, हो सकता है बच्चियों के बारे में कोई ज़रूरी बात करनी हो। वो नरमी से समझाते हुए कहने लगा, जिस पर दुआम ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया था। हाँ डाकू जी ज़रूर, आप जाएँ, मैं यहीं पर बैठी हूँ, आप तब तक होकर आ जाएँ। जुमरू भैया यहीं मेरे साथ हैं। वो वहीं डेस्क पर बैठते हुए बोली तो सरदार जुमरू को हिदायत देता डॉक्टर के बुलाने पर वहाँ अंदर चला गया था जहाँ सारे डॉक्टर्स बैठे कोई मीटिंग कर रहे थे। यकीनन बच्चों के हवाले से कोई बहुत अहम बात करनी थी। बाला भी इसके साथ ही चला गया था। तुम पानी पियोगी? तो हम जुमरू इसके करीब झुककर पूछने लगा तो इसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया था। हाँ जुमरू भैया मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं बस डाकू जी को भी कहने ही वाली थी। मुझे तो वहाँ अंदर बैठे बैठे ही प्यास लगने लगी थी, लेकिन यहाँ पानी कहाँ होगा। वो गर्दन आगे पीछे घुमाती सामने थोड़े फासले पर लगे कूलर को देख चुकी थी। अरे वहाँ है पानी, मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं बैठो, बस अभी आया। वो कहते हुए पानी के कूलर की तरफ बढ़ गया था जबकि दुआम का सारा रियान इसी की तरफ था। वो वहीं पर रुककर पानी भरने लगा तो इसने बेसाख्ता नगाह सामने कमरे से निकलते वर्दी पर डाली थी और फिर अगले ही लम्बे से पहचान गई थी, लेकिन इसका इरादा हरगिज़ इससे मुखातब होने का नहीं था, इसलिए फ़ौरन उठते हुए इसकी तरफ जाने लगी जिस तरफ जुमरू गया था। लेकिन वो भी इसे देखता तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ने लगा। भाग क्यों रही हो दुआम, 1 मिनट रुको तो सही, कम से कम मुझे खुद से बात करने का मौका तो दो। फिक्र मत करो, तुम्हारे शोर के खिलाफ तो मैं भड़काने वाला नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे शोर के खिलाफ कोई बात करूँगा। मैं कौन होता हूँ इसके बारे में बात करने वाला, और कौन सा तुम मुझ पर यकीन करते हो। लेकिन आज यहाँ एक ऐसा इंसान भी है जिस पर शायद तुम यकीन करोगी। वो अचानक कहते हुए ज़बरदस्ती इसका हाथ थामते इसे अंदर कमरे की तरफ घसीटने लगा जबकि दुआम तो हैरान रह गई थी इसकी जरूरत पर। छोड़े मुझे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। जुमरू भैया इसने ऊंची आवाज़ में कहते हुए जुमरू को आवाज़ दी जो कि पानी का गिलास वहीं फेंकता तेजी से इसकी तरफ आया था, लेकिन रेहान ने परवाह किए बगैर इसे यूं ही घसीटते सामने इसी कमरे की तरफ कदम भराए थे जिससे वो अभी निकला था। मेरी हिम्मत को तुम बाद में देख लेना, पहले अपने शोर की हिम्मत को तो दाद दो। देखो किस तरह से बर्बाद किया है इसने एक मासूम लड़की को, और इसे अंदर की तरफ खींचते हुए सामने की तरफ धकेल चुका था जहाँ वो लड़की बुरी तरह से रोते हुए रियान की तरफ देखने लगी थी। ये लो बहन, ये है तुम्हारे मुजरम की बीवी, तुम्हारे डाकू सरदार की बीवी, ये जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, जिसने तुम्हारे हक को मिटाया है, जिसने तुम्हें यूँ बेयारो मददगार छोड़ा है, इसकी बीवी है ये लड़की जो अपने शोर पर ये बहुत यकीन करती है। इसे लगता है कि इसका शोर इस दुनिया का सबसे नेक इंसान है जो कोई गलत काम करता ही नहीं। ये है तुम्हारी मुजरम। रियान ने शायद अपने गुस्सा किसी और के तरीके से ही निकालने का फैसला किया था जबकि बेड पर बैठी हुई लड़की हैरत से देख रही थी जबकि इसकी हालत देखते हुए दुआम के हाथ से फाइल छूटकर ज़मीन पर गिरते हुए अगले हिले में बिखर गई थी जबकि अपने पाँव के करीब गिरे पेपर्स पर बेला प्रेगनेंसी पेपर देख चुकी थी। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, अल्लाह तुम्हें गर्क करे, तुम्हारे शोहर ने मुझे बर्बाद किया, अल्लाह इसे गर्क करे, इसे मेरी इज्जत लूटी, मुझे बेआबरू किया, अल्लाह इसकी बेटी को वो दिन दिखाई जिस तरह से इसने मेरा खानदान मेरी नस्ल सब कुछ मिटा दिया है, इसका खानदान तबाह हो जाए, इसका नस्ल पैदा होने से पहले मर जाए, जिस तरह आज मैं लुट कर बेआबरू होकर दर दर भटक रही हूँ, अल्लाह तुम्हारी बेटी को वो दिन दिखाए। वो दुआम को देखते हुए ऊंची ऊंची आवाज़ में दवाई देने लगी क्योंकि वो दुआम का दिमाग देने लगी थी क्योंकि दुआम का तो दिमाग घूम कर रह गया था। ये सब कुछ क्या हो रहा है वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। सामने बेड पर मौजूद लड़की अपनी इज्जत गवा चुकी थी, वो समझ चुकी थी, लेकिन वो इससे सब इसे क्यों घसीट रही थी, इसकी होने वाली औलाद को क्यों बददवाई दे रही थी, इसके शोर की मौत की दवाई क्यों मांग रही थी। तुम्हारे शोर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया। अरे अभी सुहागन बने मुझे चंद लम्हे ही हुए थे कि इसने मुझे बेवा कर दिया। तुम भी सुकून की सांस नहीं लोगी, तुम भी वो दिन देखोगे, अल्लाह तुम्हारे सुहाग को भी तुम्हारे सर से उठाएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि एक लड़की का दुख मेरी आंखों के सामने से मेरे माँ बाप को मार डाला, अल्लाह तुम्हें वो दिन दिखाएगा, तुम्हारी औलाद को वो दिन दिखाएगा, सुकून का सांस नहीं लोगी तुम। फरा बोले जा रही थी जबकि बोलते हुए इसकी जुबान साथ छोड़ के इसकी सांस रुक रही थी। चुप करो, खुदा के लिए चुप करो, क्या बोल रही हो तुम, क्या दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। तो हम कानों पर हाथ रखे चीख रही थी। इस लड़की की दर्दनाक आंखें इसे चीखने पर चिल्लाने पर मजबूर कर गई थी। इसे खौफ आ रहा था इसकी बददुआओं से। क्यों चुप करूं मैं, क्यों चुप करूं? क्या तुम्हारे शोहर को तरस आया था मुझ पर, मेरे बाप पर, मेरे शोहर पर, मेरे खानदान पर? सब कुछ बर्बाद किया इसने मेरे ही आंगन के बीचों बीच मुझे नंगा किया। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी आंखों से बर्बाद होते देखी है तो सुकून तुम्हें भी नहीं आएगा। मरेगी तुम्हारी औलाद भी, तुम्हारी बेटी पर यही दिन आएगा, लूटेगी तुम्हारी बेटी भी, अपनी सांसों के लिए तड़पोगी तुम। वो कहते हुए ऊंची ऊंची सांस से लेने लगी। इसकी सांस इतनी ज़्यादा फूल चुकी थी कि वो बात तक नहीं कर पा रही थी, लेकिन टूटती हुई सांसों के बीच भी वो दिलदार को बददुआएं दे रही थी। वो सरदार के लिए इंतहाई हकारत अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। इसकी हर सांस में सरदार के लिए बेतहाशा नफरत थी जबकि इसकी बददुआओं से दुआम का पूरा वजूद कांपने लगा। जुमरू जो इसके पास पहुंचते हुए इसे बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, इसके अचानक गिरते वजूद को संभाल ना सका। वो अगले ही लम्हे ज़मीन बोस हो चुकी थी। सरदार दुआ बेहोश हो गई है। जुमरू तेजी से भागते हुए बाहर आता वहाँ इसके कमरे का दरवाजा बजाने लगा था जहाँ अंदर मीटिंग हो रही थी। सरदार अगले ही लम्हे बिजली की तेजी से बाहर निकला था जबकि पूरा अस्पताल कमरा ही इसकी बीवी का इलाज करने को तैयार था। रियान अकरम को कमरे में देखकर इसने किसी तरह का रद्देमल नहीं दिया था जबकि बेला अब इस मरीज को देख रही थी जो खुद बेहोश हो चुकी थी। इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका था, इसकी जान
जा सकती है। बेला ने चलाते हुए फ़ौरन डॉक्टर वहाँ मौजूद डॉक्टर को बताना चाहता, लेकिन इन सब का ही ध्यान दुआम की तरफ चला गया था। इन सब के लिए शायद दुआम ज़्यादा ज़रूरी थी, जबकि बेला इसकी गैर जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करते हुए तेज़ी से इस लड़की का इलाज करने लगी थी। दुआम को वहाँ से भेजते हुए सारे डॉक्टर अब इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। इसकी हालत दुआम से कहीं ज़्यादा ख़राब थी। आप बाहर चले जाएँ, डॉक्टर ने अकरम से कहा था, जो यहाँ में सर हिलाता वहीं से बाहर निकल गया था। दुआम का बेहोश होना इसे परेशान कर गया था। इसे दुआम को इस तरह से खींचकर अंदर नहीं लाना चाहिए था। शायद वो यहाँ अपने बच्चे की खुशखबरी लेने आई थी, क्योंकि पेपर्स पर मौजूद दुआम का नाम वो भी पढ़ चुका था। वो फाइल अब इसके पास थी जो दुआम के हाथ से गिरी थी। वो इसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को चेक कर चुका था, लेकिन ये भी बात नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं थी कि सरदार किसी की बेटी को बर्बाद करके खुद बाप बनने जा रहा था। वो अब तक यकीन नहीं कर पाया था, लेकिन वो लड़की झूठ तो नहीं बोल सकती थी और इस वक्त इसकी हालत मौत से बदतर थी। वो मौत के इतने करीब थी कि हाथ नहीं किया मरता हुआ इंसान इस तरह का झूठ बोल सकता है? हरगिज़ नहीं। इसके साथ जो जुल्म हुआ था यकीन सरदार ने ही किया था। शायद इन लोगों के सामने वो जो बना हुआ था वो गलत था, झूठ था। असल में सरदार ऐसा ही था जैसे सारे सरदार होते हैं। इसमें और किसी आम डकैत में कोई भी फ़र्क नहीं था। वो गलत समझ रहा था। वो आज तक सरदार को हक पर समझता था। वर्दी में होने के बावजूद भी वो इसकी दिलेरी की दाद देता था। इसके इंसाफ पसंद अंदाज का वो फ़ैन था, लेकिन इसका इस शख्सियत के पीछे इतना घटिया रूप छुपा हुआ था ये वो नहीं जानता था। इस लड़की से तो हमदर्दी थी, लेकिन इसे दुआम से भी हमदर्दी हो रही थी कि वो इस शख्स के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इस शख्स को बाप बनने का हक न था। वो जो दूसरों की बेटियाँ बर्बाद कर रहा था। इस लड़की की ज़िंदगी क्या थी वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। तबाह कर दिया गया था इस लड़की को। तबाह करने वाला और कोई नहीं बल्कि डकैत कबीले का सरदार था। दुआम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर मुसलसल इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्टार्ट पर थी। वो इसे किसी तरह का कोई सख्त दवाई नहीं दे सकती थी, जिसकी वजह से इसकी परेशानी बढ़ रही थी। जबकि भाई सरदार की हालत खराब हो रही थी। वो एक लम्हे कोई से अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थे, जबकि सुनने में आया था कि दूसरी तरफ मौजूद लड़की दम तोड़ चुकी है। इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और दिमाग की नस फट चुकी थी। वो लड़की कौन थी, इसका क्या मसला था, सरदार समझ बिल्कुल भी नहीं जानता था और ना ही से कोई होश था। हाँ, लेकिन इसकी मौत पर इसने बस एक नज़र दरवाजे को देखा था जिसमें इसकी लाश को निकाला जा रहा था। बेला बच्चे क्या हो गया है, इस तरह से मत रो। मैं जानता हूँ ये चीज़ सच में बहुत तकलीफ है, लेकिन शायद इस लड़की के नसीब में इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी। रियान इसके साथ बाहर आते हुए कहने लगा, जबकि बेला जज्बाती नहीं थी और ना ही वो इस तरह के केसेस को ज़्यादा सर पर लेती थी। हाँ, लेकिन इस लड़की का इस तरह से रोते तड़पते अपने हाथों में दम निकलते देखकर वो जज्बाती हो गई थी। वो इसके लिए इंसाफ चाहती थी। इसके साथ जुल्म की इंतहा की गई थी। भाई इसके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। आप पुलिस वाले हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते आप? इसके साथ जुल्म की इंतहा हुई है, इसके साथ ज्यादती की गई, इसके सामने इसके खानदान को मिटा दिया गया। आप लोग क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे? वो अचानक ही इसकी तरफ मुड़ी थी, जबकि ध्यान सरदार पर गया था। इसकी आंखों में अपनी बीवी और बच्चे की परवाह थी। वो रियान को वहीं पर छोड़ते हुए आगे बढ़ती इस तक आते हुए इसके सामने आ चुकी थी। खुदगर्ज इंसान, तुम्हें पता है कि आज वो लड़की तुम्हारी वजह से मर गई। इसकी वो हालत तुम्हारी वजह से। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक मासूम के साथ जुल्म की इंतहा कर दी तुमने। इस पर जिंदगी उतार कर अब यहाँ अपनी बीवी और बच्चे के लिए रो रहे हो। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे जैसे लोगों को अल्लाह ज़िंदगी ही क्यों देता है। तुम लोगों का मर जाना ही बेहतर है। तुम्हारे जैसे इंसान सिर्फ माशरे को गंदा करते हैं और कुछ भी नहीं। और चीखते हुए सरदार की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। लड़की जुबान संभाल कर बात करो। जुमरा आगे आते हुए इसके पास आने लगा था, जब सरदार ने हाथ इसके सीने पर रखकर इसे पीछे किया था। तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं हम डॉक्टर बेला अकरम, इसीलिए बेहतर होगा कि हमारे मामलात में मदलहत मत करो, वरना लिहाज नहीं करेंगे हम। इसने हम लफ्ज़ पर ज़्यादा जोर दिया था, जिसकी वजह बहुत ज़्यादा थी, बहुत वाजिया थी। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने साथ खड़े बाला के बारे में भी बात कर रहा था। सरदार तुम छोड़ो इसे, मैं देख लूँगा। अब डॉक्टर बेला मेहरबानी करें, इस वक्त हमें आपकी नसीहतों की ज़रूरत नहीं। बाला गुस्से से घुराया था जब डॉक्टर कमरे से निकला। शुक्र अल्लाह पाक, इसकी हालत में थोड़ी बेहतरी आई है सरदार जी, लेकिन फिर भी इसकी जहन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, बल्कि बहुत बुरा। इनका पूरा दिमागी निज़ाम हिल गया है। यकीन करें अगर वो बेहोश ना होती तो नर्वस ब्रेकडाउन होने के चांसेस थे। इनके बेहोश होते ही इनके दिमाग काम करना छोड़ चुका है, वरना यकीन माने इनकी मौत इनके दरवाजे पर खड़ी थी। जिस तरह इस दूसरी लड़की की मौत हुई है। बकवास बंद करो। अब अगर तुमने इस लफ्ज़ को दोबारा इस्तेमाल किया तो मैं यहीं खड़ी इस लफ्ज़ का मतलब तुम्हें समझा दूंगा। वो गुस्से से गिराया तो डॉक्टर को जैसे अपनी बात की संगीनगी का एहसास हुआ, जबकि डॉक्टर बेला इसके अंदाज पर तंजिया मुस्कुराई थी। हाँ डॉक्टर अकबर, आप मौत का नाम मत लीजिएगा इस वैसी के सामने, क्योंकि मौत का मज़ा ये लोगों को चखाता है, खुद कभी नहीं चखता। अगर खुद चखा होता तो इस तरह सीना तान कर नहीं खड़ा होता। इतना कुछ करके भी इसकी आंखों में ज़रा शर्म नहीं है। बेला फिर से इसी अंदाज में बोली तो सरदार ने गुस्से से घूरा था, लेकिन इसकी वैसी आंखें भी बेला को डराने में कामयाब ना हो सकी थी। क्या हुआ? वैशी को वैशी कहा तो वैशी तरफ उठा या वैशी की वैसे जाग उठी। तुम जानते हो वो लड़की जो इस कमरे में गई थी मौत के घाट उतर चुकी है, मरी गई है, वो दुनिया से दूर चली गई है, लेकिन जाते जाते अपना दर्द अपनी तकलीफ तुम्हारी बीवी के सामने बयान करके गई है। यकीनन तुम्हारी बीवी वही तकलीफ सह रही है जो इस लड़की ने सही है। हो सकता है तुम्हारी बीवी मर वो अभी बोल ही रही थी कि सरदार का हाथ अचानक इसकी गर्दन पर पूरी शिद्दत से दब गया था। जहाँ बेला की चीख बुलंद हुई थी वहीं रियान ने गुस्से से इसको धक्का मारने की कोशिश की थी, लेकिन सरदार का हाथ ढीला ना पड़ा। बेला की आंखें बाहर को उबल पड़ी थी, जबकि बाला की सांस ऐसे सीने में अटक गई थी। कुछ नहीं होगा मेरी दुआओं को, कुछ भी नहीं, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। इसी के हिस्से की मौत भी डाकू सरदार दलदाल ये ललकार को आएगी। वो शिद्दत से इसके गले को दबाता एक झटके में से पीछे फेंक चुका था। तो मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ अपने बाला के सदके, वरना तुम्हारा जहर-उलूद अल्फाज की सजा सिर्फ मौत है। वो एक नज़र बाला को देखते हुए तेजी से कमरे के तरफ कदम बढ़ा गया था, जबकि बाला भी गुस्से से इसे देखता सरदार के पीछे ही अंदर गया था। लेकिन रियान ने बाला को थामते हुए अपने साथ लगाया था, जो बुरी तरह से खांस रही थी। एक सेकंड भी वो इसके गर्दन को यूं ही पकड़े रखता तो यकीनन वो मर चुकी होती। इसे अपनी गर्दन पर बेतहाशा तकलीफ और जलन महसूस हो रही थी। जिस अंदाज में इसने इसके गले को दबाया था, इसको सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी।
सजन सही आंखें खोलो। वो इसके पास आता इसे नरमी से जगाने की कोशिश करने लगा था, जबकि वो आंखें नहीं खोल रही थी। इसने 2-3 दफ़ा इसके बालों पर हाथ फेरा, इसके चेहरे को थामा, लेकिन वो अब तक बेहोश थी। उन्हें सुकून का इंजेक्शन लगाया गया है, जिसकी वजह से वो नींद में है। वो बेहतर है, बिल्कुल, बल्कि ठीक है। आप अगर चाहें तो इन्हें घर लेकर जा सकते हैं, वरना अगर चाहें तो शाम तक नहीं यहीं अस्पताल में रखें। डॉक्टर इसे देखते हुए बोला तो इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। वो हरगिज़ दुआम को यहाँ रखने को तैयार नहीं था। डॉक्टर बेला की मौजूदगी में तो हरगिज़ नहीं। डॉक्टर बेला इसे कभी जज्बाती या इस तरह की बददिमागी किस्म की डॉक्टर महसूस नहीं हुई थी। वो इसे काफ़ी प्रोफेशनल समझता था, लेकिन शायद किसी दूसरे मरीज़ की मौत ने इसके सर पर असर किया था। दुआम के बेहोश होने पर रेहान अकरम को वहाँ देखकर से कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ भी नहीं सोचना चाहता था। इस वक्त इसके दिमाग पर सिर्फ इसकी बीवी सवार थी। इसे बस ये पता था कि वो बीमार है, इसकी हालत ठीक नहीं है, और ये सब कुछ इसके लिए और इसके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता था। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ अस्पताल में नहीं रहेगी, मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूँ। वो कहते हुए दुआम के पास आता इसे नरमी से अपनी बाहों में उठाने लगा था, जबकि डॉक्टर ने बिना कुछ कही वहीं से पीछे हटते हुए सरदार को इसके काम करने दिया था। जबकि बाला भी खामोशी से इसके पीछे आया था। वो खुद भी बेला का ये रूप समझ नहीं पाया था। वो लड़की इस तरह से बातें क्यों कर रही थी, यार हुआ क्या था? थोड़ी देर पहले तो इसके दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक लग रही थी। एक मरीज़ के मर जाने का बड़ा सरदार से क्या ताल्लुक था? सरदार से इस तरह से की बात करना, और फिर इसने दुआम के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बाला को इसकी बातों पर गुस्सा आ गया था। वो लड़की ऐसा कुछ कहेगी वो सोच भी नहीं सकता था। आज वो जिंदा बच गई थी, लेकिन इसने दोबारा से सरदार के सामने ऐसी बात की तो वो भी इसे नहीं बचा पाएगा, इतना वो जानता था। और ये भी हकीकत थी कि अगर वो लड़की इसकी मोहब्बत ना होती तो दुआम की हालत शायद वो भी कुछ ऐसा ही कर गुजरता जो सरदार ने किया था। दुआम को वो लोग वापस कबीले में ले आए थे। वो अभी तक जागी नहीं थी, वो दुआओं के ज़रिए ऐसा नींद में थी। हाँ, लेकिन इस वक्त वो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जबकि वो जुमरू के पास नीचे जा रहा था, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ तब जुमरू वहीं पर था। इसको जुमरू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जैसे दुआम को इस तरह अकेले छोड़ा ही क्यों था, क्योंकि वो रेहान अकरम के साथ इस कमरे में गई और इन लोगों ने इससे क्या कहा। वो हाँ, इसका क्या काम था भला? इस वक्त इसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ दुआम पर था, और इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। बेला की बातों ने जहाँ अस्पताल में इसका दिमाग ख़राब किया था, वहीं अकरम पर भी इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसे यकीन था कि इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं हाथ अकरम का ही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो लड़की कौन थी जो इस कमरे में मर गई थी, और इस लड़की से भला दुआम का क्या ताल्लुक था जो दुआम इस कमरे में गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। सवाल तो बहुत सारे थे जहन में, लेकिन फिलहाल दुआम की हालत से बढ़कर कुछ भी नहीं था। बाकी से जुमरू से मिलना था। अस्पताल में जब बेला इसे बातें सुना रही थी तब वो आगे आया था, लेकिन इसके सीने पर हाथ रखकर इसने इसे पीछे हटा दिया था, क्योंकि वो हरगिज़ लड़की की इज्जत में किसी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो इसकी होने वाली भाभी थी, इसके लिए काबिल एहतराम थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसे जुमरू का बहुत गुस्सा था। वो जुमरू को आसानी से बख्शने वाला नहीं था। वो इसके सराहने बैठा आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। वो बार बार बेताबी से इसका माथा चूम रहा था। इसके लिए बार बार इसके चेहरे पर अपनी सांसें छोड़ रहे थे। इसके दिल में अजीब सी बेकरारी थी। दुआम को यूं अचानक कुछ होना इसे बुरी तरह से बेकरार कर गया था। इस लड़की के बगैर इसकी सांसें रुक जाती थी। अभी तो वो जानता तक नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। इसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था ये सब कुछ। वो अपनी जगह से उठते हुए दुआम पर कमर बराबर करता कमरे की लाइट ऑफ करते हुए बाहर निकल आया था। इसका इरादा नीचे कबीले में जुमरू की से बात करने का था। इससे भी हिसाब किताब लेनी थी। आखिर कैसे दुआम वहाँ अकेली थी, और जुमरू कहाँ चला गया था कि वो अकरम इसके पास आते हुए इसे कमरे में ले गया, और इस कमरे में क्या हुआ था ये भी तो सिर्फ वही जुमरू ही बता सकता था। जुमरू लापरवाह हरगिज़ नहीं था, ये तो वो जानता था। वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरे करने वाला इंसान था, लेकिन इस वक्त तो इसे बस ये पता था कि इसकी लापरवाही की वजह से दुआम इस हालत में आ गई है। अस्पताल में तो सरदार का सारा ध्यान दुआम पर था। वहीं वो एक कोने में बैठा हुआ था, शायद जानता था कि सरदार इससे हिसाब किताब करेगा और फिर इसका बुरा हाल होगा। तो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।